बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 6 आज हमने स्टार्ट करना है। इसमें आज हम पढ़ेंगे वर्ब। आपको पता है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए हुए हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे मिलकर हमारा सेंटेंस मुकम्मल होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली मेरे पास सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं। एक सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए हमारे पास जस्ट दो ही चीज़ें होती हैं। या आपको क्योंकि हमने ये बात स्टार्ट की थी लेटर से फिर वर्ड पे आए थे, वर्ड के बाद फिर हम जो फ्रेज पे आए थे, फिर क्लास पे आए थे, ठीक है। और क्लास को ही अब हमने आगे इंडिपेंडेंट क्लास को ही हमने सेंटेंस कहा था। तो आपके पास जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसकी आपके पास निशानी क्या होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि आपके पास एक नाउन होना चाहिए और उसके बाद आपके पास वर्ब होनी चाहिए, या उसको सब्जेक्ट वर्ब इसका एग्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या इसमें नाउन होना चाहिए या आपके पास वर्ब, मीन के दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी तो आपका ये क्या बन जाएगा, क्लास बन जाएगा। और इस क्लास में अगर ये इंडिपेंडेंट क्लास होगा तो आपको ये सेंटेंस बन जाएगा। ये बातें हमने पहले कर ली हुई हैं। अब इसी ये जो आपके पास दो चीज़ें हैं ना, इन्हीं दो ही चीज़ों को ही हमने बार बार पढ़ना होता है। नाउन की फैमिली हमने मुकम्मल की थी, नाउन की फैमिली कंप्लीट हो गई थी। नाउन की फैमिली मैंने आपको बताया था कि ये नाउन और वर्ब बेसिकली खुद जो है ये दोनों ही ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनकी फैमिली के अंदर कुछ ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कुछ इनके में क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन की फैमिली में आपके पास एक प्रोनाउन आया था, ये आपके पास क्या था जी, क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच था। फिर हमने आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल भी आपके पास क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच था, ठीक है। फिर इसका एक एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव एडजेक्टिव आपके पास ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच था। तो ये आपके पास नाउन की फैमिली थी। इसी तरीके से आज हमने स्टार्ट करनी है वर्ब की फैमिली। अब वर्ब की फैमिली स्टार्ट करने के सबसे पहले हम वर्ब को पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी फैमिली में आएगा एडवर्ब। इसमें क्या है जी, एडवर्ब आ जाएगा, इसकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपके पास रह जाएंगे जी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके रह जाएंगे, जो इन दोनों के जो है इसमें जो है ना, बल्कि तीन रह जाएंगे, ठीक है। दो जो है ना जी वो इन दोनों के इसमें जो है ना जी वो आपके पास है, यहाँ पे दोनों के मुश्तरक हैं, ठीक है, दोनों में कॉमन है। आपके पास जो है आपके पास होता है जी, उसको हम कहते हैं जी कंजंक्शन, कंजंक्शन। और उसके बाद फिर आपके प्रपोजिशन, कंजंक्शन और प्रपोजिशन, ये वर्ब और नाउन का दोनों की जो कॉमन है, दोनों की फैमिली में से कॉमन है। और एक आपके पास इंटरजेक्शन रह जाता है, तो इंटरजेक्शन होता है वो खुद सेपरेट होता है, वो इंडिपेंडेंट ही एक सेंटेंस होता है पूरा, ठीक है। तो यूँ हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है जी वर्ब को। वर्ब को स्टार्ट करने से पहले इसके पास पेपर देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा क्वेश्चन किस तरीके कहते हैं, ठीक है जी। पास पेपर आज इसको डिटेल से करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास पेपर्स होते हैं, पास पेपर्स वर्ब के हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़े से मुश्किल भी होते हैं। ये हमारे पास वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स हैं। मोस्ट आपका जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, बाज़ औक़ात जो है ना यहाँ से आपको परेशानी भी होती है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ना है और इसको ख्याल से पढ़िएगा। वर्ब जो है ना आमतौर पे इसका पेपर में क्वेश्चन तो लाजमी आना होता है वर्ब का, और ये आपका जो होता है ये थोड़ा सा मोस्ट ट्रिकी पार्ट भी होता है। तो चलते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई द इंटरलाइन वर्ब इन द सेंटेंस दिस कैट्स फर फील सिल्की। अब ये जो आपके पास पास पेपर क्वेश्चन है ये 2019 से लेकर 2024 तक है, ठीक है। 25 वाले क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको ऐड करके दिए थे सेपरेट, ठीक है। 2025 वाले क्वेश्चन आपके अलग है, वो मैं आस्ते आस्ते इसके अंदर मैं एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद जैसे जैसे पेपर्स अब होंगे तो अब हम साथ साथ इसके 2026 के क्वेश्चन भी इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। क्वेश्चन क्या था जी आपके पास, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ब इन द सेंटेंस दिस कैट्स फर फील सिल्की। अब इस सेंटेंस में कह रहा है जी बताएं, इसमें जो फील है, फील फील यहाँ पे आपके पास कौन सी वर्ब है, मीन्स के यहाँ पे आपको वर्ब की टाइप्स को का पता होना चाहिए। अगर आपको पता है एक्शन वर्ब किसे कहते हैं, एक्शन वर्ब से मुराद होता है कोई भी फिजिकल जो काम आप कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ जो काम जो सब्जेक्ट होता है। आपको पता है बेसिकली सेंटेंस में दो ही चीज़ें होती हैं, एक आपका सब्जेक्ट जिसको नाउन कहते हैं, एक आपके पास वर्ब है, ठीक है। ये जो वर्ब होती है, ऐसा वर्ब जो आपका जो सब्जेक्ट है आपको फिजिकली काम कर रहा हो, फिजिकली जो काम कर रहा होता है उसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब आपके पास होती है, एक आपकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब को उसकी एडजेक्टिव के साथ जो है ना उसको जो मिला रही होती है, ठीक है, उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है जो आपका जो मेन वर्ब है, जो आपके पास मेन वर्ब है, जो एक्शन वर्ब है, उसको सब्जेक्ट के साथ जो मिला रही होती है, जो इसका टेंस बनाती है। हेल्पिंग वर्ब वो भी होती है जिस वर्ब को हम देख के सेंटेंस का टेंस चेक करते हैं कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो आपकी एक्शन होता है, जो भी काम कर रहे होते हैं उस काम को डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट के साथ मिलाती है, ठीक है जी। जो आपके पास एक्शन होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ मिलाती है, ठीक है। तो आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब होती है, मीन्स के आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ब्स की तमाम टाइप्स भी क्लियर करनी पड़ेंगी, उनकी आपको डेफिनेशन क्लियर होनी होगी, तो आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप हमारे पास जो उसने जो बोला हुआ है दिस कैट्स फॉर फील्ड सिल्की। अब यहाँ जो फील्ड है, फील्ड
फील्ड मुझे बताएं यहाँ पे क्या फील्ड्स के क्या मुराद है, क्या कोई फिजिकल काम इसमें हो रहा है? फील्ड सिर्फ फील्ड्स पे आपने गौर करना है, तो फील्ड का कोई फिजिकल काम तो नहीं ना हो रहा। फील्ड सिर्फ क्या जी, ये उसकी खसूसियत को बता रहा है। ये जो उसकी फर है, जो उसकी जो कैट की फर है, उसकी खसूसियत बता रहा है कि वो सिल्की है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, जो हमने सारी डेफिनेशन पढ़ी है, कि अगर कोई फिजिकल काम कर रहा होता है ना, कि कैट जंप कर रही है, कैट खा रही है, कैट पी रही है, कैट सो रही है, फिर उसका कोई फिजिकल काम होना था। अब ये काम नहीं है, बल्कि उसकी क्या खसूसियत को बयान कर रही है। तो फील्ड हमारे पास यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब से हमारे टेंस का अंदाजा होता है, तो ये फील्ड से हमें कोई टेंस का अंदाजा नहीं हो रहा, और ना ही ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है जी, ये जो आपके पास फील्ड है ना, ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ आपके एक्शन को नहीं मिला रही, बल्कि ये आपके पास लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, लिंकिंग वर्ब थी। मीन के अगर आपको ये हमने अभी लेक्चर में यही सारी चीज़ें आज हमने पढ़नी है। अगला क्वेश्चन है जी, वेयर हैव यू बीन ऑल द डे। बिन यहाँ पे क्या है, तो जब भी आपका सेंटेंस में जो आपके पास जो वर्ब है, आपके सेंटेंस का टेंस का पता दे, जो वर्ब आपको टेंस का पता देगी, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी या एक्सिलरी वर्ब कहलाएगी। एक्सिलरी वर्ब ही आपकी हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है। तो आपके पास क्या है जी, ये वर्ब है, वर्ब तो है, लेकिन उसकी उसने सब कैटेगरी भी दी हुई है। ये एक्सिलरी वर्ब है, एडवर्ब एडवर्ब तो नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, बल्कि आपके पास ये एक्सिलरी वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब वो होती है जो जो हमें टेंस का पता देती है। टेंस का पता देने वाली कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास है, हमारे पास इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, हैड है, बिन है, बी है, विल है, शेल। ठीक है, ये हमारे पास सारी क्या जी, टेंस का पता हमें देती है। तो ये हमारे पास कौन सी होती हैं जी, ये हमारे पास होती हैं जी, ये जो है अब हमारे पास एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब की दूसरी निशानी ये भी होती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो आपके पास एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं बतौर मेन वर्ब भी काम कर रही होती हैं। इसकी दूसरी निशानी ये होती है कि आपके पास एक मेन वर्ब ऑलरेडी मौजूद होती है, उस वर्ब की हेल्प के लिए आपके पास ये वर्ब मौजूद होती है। जैसे होता है ना, ही इज सिंगिंग, तो इज आपके पास सिंगिंग के लिए है। ऐसे लिखा ना, ही इज आ गुड मैन, ही इज आ गुड मैन, तो फिर इज यहाँ पे आपके पास क्या है जी, मेन वर्ब आ जाती है। जब किसी मेन वर्ब के साथ इज एम आर आएगा, फिर वो हेल्पिंग वर्ब बनेगा। अगर उसके साथ कोई और वर्ब मौजूद नहीं है, तो फिर वो खुद मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे हैव आपके पास क्या था, ऑलरेडी आ चुका था, हैव के साथ बिन आया, तो ये बिन आपके पास हेल्पिंग वर्ब था। ठीक है जी, अगले आपके पास है जी, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यू हैड बेटर लुक्ड फॉर सम अदर ऑप्शन। अब यहाँ पे देखें, जो हैड था ना, हैड यहाँ पे हमारे पास क्या है, हैड के साथ आपको पता है भैया थर्ड फॉर्म आती है। अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती तो हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस बनना था, लेकिन ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं, बल्कि हैड के साथ कंपैरेटिव फॉर्म लगी हुई है। जब हैड के साथ कंपैरेटिव फॉर्म लगी होती है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास है, ये मॉडल वर्ब होती है, ये शुड का आपके पास है यहाँ पे मीनिंग दे रही होती है। तो जब आपके पास आ जाती है, जो मॉडल वर्ब आ जाती है, तो मॉडल वर्ब में हमेशा आपने क्या करना होता है, फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। मॉडल वर्ब के बाद आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो ये आपके पास जो हैड बेटर यहाँ पे बतौर मॉडल वर्ब काम कर रहा है, क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। अगर थर्ड फॉर्म नहीं है, बेटर है, तो बेटर मीन की कंपैरेटिव डिग्री है, तो आपके पास ये बन गया मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, तो लुक तो नहीं बल्कि लुक होना चाहिए। तो आप देख लें कहाँ पे लुक आपके पास है, यू हैड बेटर लुक फॉर सम ऑप्शन ये आपके पास ठीक था। यू हैड बेटर लुक्ड आपके पास गलत है, यू हैड बेटर लुकिंग भी गलत है, यू हैड बेटर लुक्ड भी गलत है। ठीक है जी, आपके पास आईएनजी वाली फॉर्म भी गलत थी, थर्ड फॉर्म भी गलत थी। ठीक है, तो ये आपने इसको क्लियर करना होता है। अगला आपके पास क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इफ एनी, हाउ डेयर यू स्पीक टू अगेंस्ट मी। अब हाउ डेयर जो है ना आपके पास, जहां भी हाउ डेयर आपके पास आ जाए पूरी इंग्लिश में, हाउ डेयर आपके पास हमेशा बतौर मॉडल वर्ब ही यूज होता है। जब हाउ डेयर आपके पास मॉडल वर्ब यूज हो जाएगा, तो हाउ डेयर के बाद कभी भी आपने टू का इस्तेमाल नहीं करना होता। ये भी आपने बात क्लियर करनी है, ये आपका समझ लें कि फार्मूला है इंग्लिश में। जब भी हाउ डेयर यहाँ पे भी आ जाएगा, तो उसके बाद आपने टू इस्तेमाल नहीं करना होता, ये बतौर मॉडल वर्ब यूज होता है। हाउ डेयर के बाद आपने टू इस्तेमाल नहीं करना। हाउ डेयर यू स्पीक अगेंस्ट मी, हाउ डेयर यू टू यहाँ पे गलत होगा, ये भी टू यहाँ पे आ गया, तो ये आपके पास ए वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट था। इस तरीके से ये कुछ बातें आपने ये वर्ब्स के वाले से याद करनी होती हैं। ये सारी आप क्वेश्चन कर लें, उसके बाद अपने अपने लेक्चर की तरफ भी चलते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ गया जी, ये हो गया जी आपके पास, व्हेन यू से मे आई यूज योर पेन, द वर्ड मे इज इम्प्लाइंग दैट यू आर आस्किंग। तो मे आपके पास क्या है जी, मे यहाँ पे बतौर रिक्वेस्ट यूज हो रहा है, परमिशन यूज हो रहा है, डायरेक्शन यूज हो रहा है, या नन ऑफ दीज यूज हो रहा है। तो आपके पास है यहाँ पे जो मे होता है आपके पास, वो परमिशन के लिए होता है, रिक्वेस्ट के लिए प्लीज होता है जी। ठीक है, और डायरेक्शन के लिए लेट यूज होता है। तो मे आपके पास परमिशन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, आई नो यू डैश परफॉर्म द एग्जाम द कलर्स। ये आपके पास क्या था, इसमें बेसिकली ये है जी, ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें देखें आई नो यहाँ पे सारा, यहाँ पे जो ना ये जो है ना ये आपको जो थोड़ा सा स्ट्रिक है इसमें, जो सेंटेंस में आगे लिखा हुआ विल शैल वुड नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले एक बात याद कर लें,
हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास जो ना फ्यूचर का फिक्र है हमारे पास है, फ्यूचर फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हमारे पास है। अब यू के बाद हमें पता है आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी सब के साथ हम विल लगाते हैं, आपको पता है फ्यूचर में। लेकिन ये याद रखिएगा जब पीछे आपके पास ऐसा लफ्ज आ जाए, ऐसा वर्ड आ जाए जिससे आपको क्या पढ़ना जी, आपने सेंटेंस के अंदर जोर देना हो, सेंटेंस के अंदर जोर देना हो, तो फिर आपने विल शैल को आपस में उलट देना होता है। मीन के वैसे यू में के साथ आप आमतौर पे हमेशा विल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे पीछे लगा हुआ है आई नो, मुझे पता है, मुझे पता है। जब आपको पता है, मुझे पता है कि आप क्या करोगे, आप एग्जाम को परफॉर्म करोगे, तो इसका मतलब आप उसके ऊपर जोर दे रहे हो बात पे। जब आप जोर दे रहे होते हो तो फिर आपने यू के साथ विल नहीं बल्कि शेल लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, शेल आ जाएगा जी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास शेल वाला था, विल वाला गलत हो जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गया जी। उसके बाद पीछे नो आ गया था, वुड तो आपके पास आ ही नहीं सकता था, ठीक है जी। आगे जी, बुक्स डैश इन द चाइल्डहुड वाज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में ये जो वाज है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका क्वेश्चन था। वाज हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वहाँ पे क्या जी, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है जी। जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ये हमें क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए। अब बुक्स चूंकि ज्यादा लिखी हुई हैं, इसका मतलब है बुक्स हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होंगी। अगर बुक्स को हमने सब्जेक्ट बनाना होता तो यहाँ पे हमारे पास वर होता, उसने वाज दिया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे मेरा जो सब्जेक्ट है ना वो मेरे पास सिंगुलर है। तो वो कौन सा लफ्ज ऐसा होगा जो मैं बुक्स के साथ यहाँ पे यूज करूँ, दोनों मिलकर मेरे पास एक कंपाउंड नाउन बन जाए, कंपाउंड एक सब्जेक्ट बन जाए और वो मिलकर सिंगुलर बन जाए। तो बुक्स रीड आपके पास आ जाए तो गलत हो जाएगा, बुक्स के साथ रीड लगाए तो सब्जेक्ट नहीं बन रहा। बुक्स बीइंग रेड जहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बुक्स बीइंग रेड हम पढ़ें तो फिर ज्यादा किताबें पढ़ी गई तो यहाँ पे वारा आना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। बुक्स रीडिंग, अब देखो बुक्स रीडिंग आपके पास क्या जी, बुक्स रीडिंग यहाँ पे लगाऊं तो आपके पास क्या जी, किताबें पढ़ना। तो किताबें पढ़ना आपके पास क्या जी, एक आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, तो ये आपके पास ये जिरंड बन रहा है। क्योंकि आपको पता है फर्स्ट नाउन जो फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगाई जाती है, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के उसको हम बतौर सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो हमारे पास जेरंड बन जाता है। तो बुक्स रीडिंग हमारे पास मुकम्मल तौर पर एक बन जाएगा सब्जेक्ट। तो बुक्स रीडिंग वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो आपके पास ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया और वाज के साथ वो एग्री कर गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। अगला था जी, हाउ मेनी मॉड्स ऑफ वर्ब्स आर देयर। जो वर्ब्स की मॉड्स होती हैं जी, बेसिकली आपके पास 3 वर्ड की मॉड्स हैं, ठीक है। लेकिन बाज बुक्स जो है ना वो आपके पास उसको 5 भी बोलती हैं, ठीक है। आपने आपने देख लेना है, अगर आपको 5 का ऑप्शन आ जाए तो आपने 5 को प्रेफर करना है, अगर 3 का मिल जाए तो आपने 3 का लगा देना है, ठीक है जी। आपके पास क्या जी, वर्ब्स की, अच्छा वर्ब्स की मोड्स होती है क्या है, वर्ब्स की मोड होती है कि काम करने के आपके पास एक्सप्रेशन जो है जी, काम करने का एक्सप्रेशन मीन कि आप काम, एक होता है जी इंडक्टिव, इंडक्टिव आपके पास होता है जी। फिर आपके पास होता है जी इंडिकेटिव, सॉरी इंडक्टिव कह रहे हो, इंडिकेटिव, इंडिकेटिव मोड होता है। एक आपके पास होता है जी इंपेरेटिव मोड होता है। एक आप कंजक्टिव मोड होता है जी, कंजक्टिव मोड आपके पास होता है, ठीक है। और एक जो ना बाज बुक्स उसको जो ना ये जो आपके पास है जी इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव और कंडीशनल, इसको भी मोड्स में शामिल कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास जो होता है इसमें जो मोड्स होते हैं, मोड्स में आपने क्या करना है, एक होता है इंडिकेटिव, इंडिकेटिव मोड होता है, काम जो करना होता है ना, आपने सिंपल वे में पॉजिटिव वे में किसी को इंडिकेट करना होता है, बताना होता है कि जनाब मैं ये काम कर रहा हूँ, या किसी को कहते हैं कि आप ये काम करो पॉजिटिव वे में। उसके ऊपर ना तो प्रेशर डालते हो, ना कोई क्वेश्चन करते हो, ना कोई कंडीशन लगाते हो, ना ही वहां पे कोई विश करते हो, ठीक है। जिस सिंपली आपने पॉजिटिव वे में कह दिया, फॉर एग्जाम्पल इसको कहते हो कि इधर बैठो, फॉर एग्जाम्पल हम इसको कहते हैं इधर बैठो, किसी बंदे को कह देते हैं इधर बैठो, ठीक है। उसको पॉजिटिव वे में आप कह रहे हो, पॉजिटिव वे में कोई प्रेशर पुशर नहीं डाल रहे, तो ये आप यहाँ पे ये आपके पास इंडिकेटिव आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा कह रहा इधर बैठो, बैठो इधर, ठीक है, तो ये क्या जी, इसको आप क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हो। तो फिर ये कंजंक्टिव जो ना इसको हम चले जाएंगे उसमें जो है इंपेरेटिव में चला जाएगा, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं या उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे को ना काश आप इधर बैठो, काश इधर इधर बैठो, विश में चला जाए, ठीक है जी। और विश भी ऐसी जो पूरी ना हो रही हो, यहाँ तक काश वो इधर बैठा होता, काश वो जिंदा होता तो इधर बैठता, ठीक है। तो जब इसमें ऐसी विश जिस जो आपके पास है एक हिपोथेटिकल किस्म की विश हो, उसको हम कंजक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई जो ना जी कोई आ जाए जी ऐसा काम है जिसमें आप कोई कंडीशन आ जाए कि अगर तुम इधर बैठो
तो फिर क्या हो जाएगा, वो कंडीशनल हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्या तुम इधर बैठोगे, तो इसको आगे तो इंटरैक्टिव आपके पास बन जाएगा। मीन्स के काम की ही नोयत, काम के जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम मोड ऑफ वर्ब कहते हैं। तो टोटल आपके पास 3 होते हैं बेसिकली, लेकिन बाज़ बुक्स उसको 5 भी लिखती हैं। तो पीपीएससी में अगर 3 का ऑप्शन आ जाए तो आपने 3 को सिलेक्ट करना है, अगर 5 का आ जाए तो 5 को सिलेक्ट करना है, अगर 3 और 5 दोनों आ जाए तो फिर आपने 5 को ही क्या करना है जी, प्रेफर करना है। ये आपके पास हो गया। फिल इन द ब्लैंक, ही वुड इंजॉय इफ ही प्रेजेंट। आप देखें ये आपके पास आ गया, ये कंडीशनल आपके पास मोड आ गया। कि वैसे भी आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस में पड़े हुए हैं, आप इसको अगर यूं लिखें, इफ इफ ही डैश प्रेजेंट, उसके बाद जी ही वुड इंजॉय ही वुड इंजॉय। अब जब आपको यहाँ पे वुड नजर आ गया, इसका मतलब है कि मेरे पास पीछे क्या है जी, ये मेरे पास फर्स्ट जो ना कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पे मेरे पास पास्ट टेंस आना है, आगे वुड आ गया ना, इसका मतलब पीछे मेरे पास क्या ना जी, पास्ट टेंस आना है। जब मेरे पास पास्ट टेंस आना है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास बी तो आ नहीं सकता, हैड बीन भी नहीं आ सकता, वाज या वार आएगा, वाज या वार आएगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये जो ना फैसला करना है कि जब वाज आएगा कि वार आएगा। ठीक है। सिर्फ ये इसमें पूछने का सिर्फ उसका मकसद भी यही है कि आपको पता वाला, ये जो आपको पता है ही वुड इंजॉय। ठीक है। इफ ही प्रेजेंट, जब आपके पास इफ आ जाता है ना, ठीक है जी, और पूछा आपके पास आगे वुड इंजॉय। ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, जब इसको आपने हमेशा आपने वार लगाना है, वाज नहीं लगाना। कंडीशनल में आपने क्या करना है जी, इफ ही के साथ आपने वाज नहीं लगाना, तो वार लगाना है। आपने पढ़ा होगा कि वुड के साथ हमने हैव पढ़ा था, हैज नहीं पढ़ा था, हैज कभी भी हमने नहीं लगाया। ठीक है। हैव लगाना है या वाज वार लगाना है, वार लगाना है, वाज नहीं लगाना, वाज आपने नहीं लगाना। ठीक होगा जी। आगे आपके पास आदि, आई विश माई फादर वाज लाइव टूडे, नहीं बल्कि वार वार। जहाँ पे विश आ जाएगी, जहाँ पे भी विश आ जाएगी और ऐसी विश आ जाएगी जो आपके पास क्या जी, जो 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 है जी हिपोथेटिकल है, फर्जी है, जो पूरी नहीं हो सकती, उसको कहते हैं कंजंक्टिव। कंजंक्टिव मोड ऑफ वर्ब है। ठीक है जी। तो कंजंक्टिव जो वो मोड ऑफ वर्ब होता है उसके साथ आपने वाज कभी भी नहीं लगाना, आपने वार लगाना होता है। ठीक है जी। आई विश माई फादर वार अलाइव टूडे। ठीक है। तो वार आपने लगाना है, वाज नहीं लगाना। तो वाज भी गलत है, इस भी गलत है, नन ऑफ दीज नहीं, बल्कि वार आप लगा देंगे। ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। तो उसके बाद ये मोड्स ऑफ वर्ब है, इसका मतलब है कि हमें मोड्स ऑफ वर्ब भी अच्छे तरीके से याद करने पड़ेंगे, वो भी हम लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर जी, वुड डैट आई डैश अ किंग, काश मैं एक बादशाह होता। ठीक है जी। तो आप तो यहाँ पे भी आपकी ऐसी विश है जो आपकी पूरी नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये आपके पास वार आएगा, वाज नहीं आएगा। ठीक होगा जी। उसके बाद नो वी वांट टू गो होम। अब यहाँ देखें, नो वी वांट टू गो होम, अब हम घर जाना चाहते हैं। इसमें देखें क्या वो कह रहा है, क्या वो कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या किसी को धमकी लगा रहे हैं, या किसी का क्वेश्चन कर रहे हैं, या किसी को कंडीशन लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं लगा रहे, सिर्फ सिंपली सिंपली किसी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास इंडिकेटिव मोड आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। तो सब्जेक्टिव भी नहीं आएगा, इंपेरेटिव भी नहीं आएगा। इंपेरेटिव में आपके पास होता है जी मोड जिसमें आपने किसी किस्म का कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, कोई आपने उसको डायरेक्शन देनी होती है। ठीक है। तो वो आपके या आपने उससे कोई जो इजाज़त लेनी होती है, वो इंपेरेटिव मोड होता है। सब्जेक्टिव में आपको पता है ऐसी विश जो आपकी पूरी ना हो रही हो। ठीक है जी, वो काश वाले होते हैं। और इंडिकेटिव होता है जो आपने इंडिकेट किसी को करना होता है, तो ये आपके पास इंडिकेटिव ही था। इंपेरेटिव मोड इज वर्ब रिप्रेजेंट। इंपेरेटिव क्या कहता है जी, जो प्रे एडवाइस और रिक्वेस्ट वगैरह को करता है जी। मोड इज अ टाइप ऑफ विच अफेक्ट, तो ये एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करता है। जो मोड होते हैं ना जी, ये मोड आपके पास जो वर्ब की मोड है, एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करते हैं। राइटिंग प्रेजेंटेशन ये किसी को नहीं ज़ाहिर करते, बल्कि ये एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करते हैं। ये मोड की आपके पास डेफिनेशन है। अगला जी, फादर डैश मी नॉट टू गो आउट इन द कोल्ड। अब यहाँ पे जो फादर है ना, आगे जो आपके पास ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये बेसिकली आपके पास ये जो है ना एडवाइस, एडवाइस अगर लिखा ना सी वाला ADVICE, तो ये आपके पास नाउन होता है। नाउन बतौर नाउन जब यूज़ करना होता है ना जी, बतौर नाउन यूज़ करना हो एडवाइस को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर आपने किसी सेंटेंस में यूज़ करना हो। ठीक है जी। माय फादर्स एडवाइस इज एसेट फॉर मी। ठीक है जी। तो वो आप कर देंगे जी, फिर सी वाला लगाएंगे। लेकिन जब आपने एडवाइस को कहीं पे वर्ब के तरफ इस्तेमाल करना होता है ना, जो आपके पास क्या जी, फादर एडवाइज मी, फादर ने मुझे एडवाइस किया। ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब इसको बतौर वर्ब यूज करना, तो फिर आपने एडवाइस को एस वाला यूज करना होता है, एडवाइस को एस वाला यूज करना होता है। एडवाइस सी वाला और एस वाले में आपने फर्क ये याद करना होता है। जो वर्ब आपके पास है, एडवाइस एस वाला वर्ब होता है, एडवाइस सी वाला आपके पास नाउन होता है। तो यहाँ पे आपने एडवाइस एस वाला यूज करना है, आपने सी वाला यूज नहीं करना था। ठीक है। तो ये आपके पास सारे सारे क्वेश्चन थे पास पेपर में वर्ब के वाले से जो आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपने कुल मिला के ये क्लियर कर लिया कि आपको वर्ब की टाइप्स आनी चाहिए, वर्ब्स के आपके पास मोड्स आने चाहिए,
वर्ब्स के मोड्स, और उसके बाद आपके पास जो है ना जी खास तौर पे मॉडल वर्ब्स आपको आपको पता होना चाहिए। ये 3-4 टॉपिक्स आपके वर्ब्स के हैं। और उसके बाद आपके पास जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपको आना चाहिए। तो 4 टॉपिक्स आपके वर्ब्स के वाले से होते हैं, तो चारों के चारों इंशाल्लाह हम आपके कवर करते हैं जी। ठीक है, चलते हैं जी। हमारे पास ये आ गया जी, ये हमने ये हमारी आ गया जी, हाँ ये आ गया लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा जी, वर्ब। Verb is a word that states something about person or thing. It tells something about a person or a thing in state of doing, being stated upon, acted upon। क्या मतलब है कि जो verb है एक ऐसा लफ्ज होता है, ऐसा वर्ड होता है जो किसी काम के करने को बताता है, या किसी चीज़ के होने को बताता है, या किसी के ऊपर होने को बताता है। ठीक है जी, किसी के ऊपर वो काम हो रहा है, या खुद वो कर रहा है, या उसकी क्या हालत है, वो अल्फाज हमें उसको हम वर्ब कहते हैं जी। ठीक है, दस वर्ब इज एक्शन, स्टेटिव या पोजेसिव वर्ब। ठीक है, ये या तो पोजेसिव वर्ड होता है, किसी की मलकियत को ज़ाहिर करता है, स्टेट को ज़ाहिर करता है, या उसके एक्शन को ज़ाहिर करता है, इसको हम वर्ब कहते हैं जी। वर्ब के जो आपके पास टाइप्स हैं, सबसे पहले मेन वर्ब होता है जी। मेन वर्ब की आपके पास 2 टाइप्स हैं, एक डायनामिक वर्ब, इसको एक्शन वर्ब कहते हैं, और एक स्टेटिक वर्ब होता है जिसको स्टेट को ज़ाहिर करती है। मीन के एक सेंटेंस में अगर जो मेन वर्ब आपके पास होती है वो लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब नहीं, बल्कि जो मेन वर्ब है वो 2 तरह का काम करती है। एक होती है एक्शन वर्ब, जिसमें उसका कोई फिजिकली काम को ज़ाहिर करता है, एक तो, या स्टेटिव वर्ब क्या है जी, उसकी हालत को ज़ाहिर करती है कि इस वक्त उसकी हालत क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके माइंड की क्या हालत है, उसकी ज़हनी हालत को बताता है, उसके दिल को बताता है, उसकी हालत को बताता है, और एक होता है उसके फिजिकली एक्शन को बताता है कि वो कर क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। मेरे को जो उसके जो सेंसेस है ना, उसके मुतालिक जो होता है जी, सुनना है, करना है, हाथ से छूना है, या उसने सोचना है, सोचना कह रहा हूँ, देखना है। ठीक है जी, तो छूना है किसी को, ठीक है, टेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास डायनेमिक एक्शन वर्ब में आती हैं। जैसे आपके पास है जी, जैसे ही किक्स द बॉल, आप देखें किक उसने क्या किया, फिजिकली काम किया है। द स्टूडेंट्स स्टडी एवरी नाइट, स्टडी क्या किया, वो काम कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है जी, वी रैन 5 माइल्स इन दिस मॉर्निंग, तो रैन का मतलब है आप फिजिकली काम कर रहे हैं। तो ये आपके पास रैन, किक्स और स्टडी आपके पास क्या है, ये एक्शन वर्ब्स हैं, इसमें काम हो रहा है। अब स्टेटिव में क्या होता है, देखें, ही नोज द रूल, ही नोज द रूल। अब नोज यहाँ पे क्या जी, वो जानता है। इसमें जो जब वो जानता है, इसका मतलब है कोई काम तो नहीं ना कर रहा, बैठा हुआ है ना, चाहे वो सो भी रहा है तो वो जानता है, बैठा भी हो जानता है, चुप करके बैठा है वो जानता है। ठीक है, तो जो जानता, ये नोज में यहाँ पे क्या जी, इसमें किसी का कोई वो फिजिकली वर्क नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो ये उसकी क्या जी स्टेटिक वर्ब है, उसकी स्टेट को, उसकी हालत को बताता है, उसकी हालत को बता रही है जो वर्ब। द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लेसन, अब अंडरस्टैंड का क्या मतलब है, उनको समझ आ गई है। इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट को बोल रहे हैं या लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड मतलब उनकी हालत को बता रहा है। वी बिलीव इन द ट्रूथ। ठीक है जी, हम सच्चाई पे बिलीव रखते हैं, तो बिलीव हमारा क्या है, हमारी मेंटल स्टेटस को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है जी, मेंटल स्टेट को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये आपके पास हो गई जी स्टेटिव वर्ब आ गई। इसकी दूसरी निशानी क्या होती है जी, कैन बी यूज कंटिन्यूस टेंस। जो आपके पास एक्शन वर्ब होते हैं इसकी आईएनजी फॉर्म बन जाती है, ये कंटिन्यूस टेंस में यूज हो जाती है। लेकिन जो आपके पास होती है जी स्टेटिव वर्ब, इसकी आईएनजी फॉर्म कभी भी नहीं बनती। जैसे लिखा जी, दे ओवन अ हाउस, वो घर के मालिक हैं। आर ओवनिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, ओ आईएनजी फॉर्म सिर्फ उसके लिए लगती है जो एक्शन वर्ब होती है, जिसमें फिजिकली काम होता है। ठीक है जी, आई वांट लंच, आई वांटिंग लंच करेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है जी, शी हेटेड द मूवी, शी हेटिंग द मूवी करेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है जी, हेट करना क्या होता है जी, उसमें कोई फिजिकल काम नहीं होता। आप देखें यहाँ पे, दे आर बिल्डिंग अ हाउस, अब बिल्ड करना, बनाना क्या होता है, आप एक्शन वर्ब होता है, उसके साथ आईएनजी लग जाता है। आई एम ईटिंग, ईट आपके पास खाना होता है, एक्शन वर्ब होता है, उसके साथ आईएनजी लग जाता है। तो आपके पास दूसरी निशानी क्या होगी जी, आपके पास डायनामिक वर्ब की, उसमें आईएनजी लग जाता है, और स्टेटिव वर्ब में आपके पास आईएनजी नहीं लगता। ठीक होगा जी, अगली आपके पास क्या जी, मीन के ये आपने टाइप्स है, क्वेश्चन में जाके आपने जैसे वो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें से आपने ढूंढ रही है कि मेरी एक्शन वर्ब कौन सी, स्टेटिव वर्ब कौन सी, वो आपसे वो ऐसे एमसीक्यूज पूछ सकता है। दीज आर टेम्परेरी एंड हैव अ डेफिनेट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। क्या मतलब है, ये जो आपके पास एक्शन वर्ब होता है, ये स्टार्ट भी होता है एक्शन और ख़त्म भी होता है एक वक्त के बाद। आई एम रीडिंग द बुक, क्या मतलब है, रीडिंग यहाँ पे आपके पास एक्शन वर्ब है ना, तो रीडिंग आपने स्टार्ट भी की थी और घंटे 2 बाद इसको ख़त्म भी करेंगे। ये ऐसा काम होता है जो शुरू भी होता है और ख़त्म भी होता है। आई एम ही इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग का मतलब वो तैर रहा है ना, तो स्विमिंग ख़त्म भी होगी एक वक्त के बाद। लेकिन इधर देखें, आई लाइक बुक्स, अब लाइक आपके पास क्या है जी, लाइक ख़त्म तो नहीं ना होता। लाइक का मतलब तो ये नहीं ना कि सुबह 4 बजे आपने शुरू किया था लाइक करना और सुबह 8 बजे अगले दिन आप ख़त्म हो गया लाइक करना, ऐसा नहीं होता। ये आपके पास क्या है जी, ये कंटिन्यूस चीज़ें हैं, और ये जो इसमें एंडिंग होती है। ठीक है, तो ये तीसरी निशानी आपके पास होगी डायनामिक और उसकी स्टेटिव की।
आगे पांचवी निशानी क्या जी, रेफर्स टू एक्टिव यूज ऑफ सेंस ऑफ परफॉर्म इंटेंशनल टास्क। ये सेंस के रिलेटेड है, आपके जो है ना जी, जो आपके जो हिस्से हैं, छः आपके पास पांच हिस्से हैं, ठीक है जी, उनके वाले से है। ठीक है जी, टेस्ट करना है आपने, स्मेल करना है, लुक करना है, हियर करना है, टच करना है, वो आप उसके मतलब है। लेकिन ये आपके पास इनवॉल्यूंटरी स्टेट है। ठीक है जी, इनवॉल्यूंटरी स्टेट आपके पास जो आपके माइंड की हालत है, जो आपके दिल की हालत है, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्टेटिव और एक्शन वर्ब में फर्क समझ आ गई होगी। तो बता हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में आपको दो तरह की है, एक एक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, एक उसका लिंकिंग वर्ब कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है जी, यूज्ड विद अ मेन वर्ब टू एक्सप्रेस टेंस मोड और वॉइस। क्या मतलब है, किसी मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होती है, अकेली इस्तेमाल नहीं होती। और ये आपके पास क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, टेंस को ज़ाहिर करती है। आपका टेंस कौन सा बन रहा है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब से ही आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस वगैरह बनता है। मोड भी आपके यहीं से बनता है। आपके जो आपके जो वर्ब का मोड है, मोड हमने पांच मोड जो पढ़ने हैं, ठीक है, वो इससे ही बनता है जी। एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज भी इसी से ही बनते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास होती है हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर लिखा हुआ है ना जी, ठीक है, आई वाज राइटिंग अ लेटर कर दें, ठीक है जी, आई विल बी राइटिंग अ लेटर कर दें। तो ये आपके पास क्या करेंगी, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स है जो आपका टेंस चेंज कर देती हैं। दे हैव फिनिश्ड द टास्क, दे हैड कर दें, आपका टेंस चेंज हो जाएगा। विल हैव कर दें, आपका टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब जो टेंस को चेंज करती हैं आपके पास, वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। लेकिन जो लिंकिंग वर्ब होती है उनका टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे देखा जी, आई एम आर टीचर, आई एम आर टीचर, आई ये जो एम है ना, ये मुझे मेरे प्रोफेशन के साथ लिंक कर रहा है, ये मेरे प्रोफेशन के साथ। दे सीम हैप्पी, दे सीम हैप्पी, ये उनकी हालत है, और ये सीम क्या है, उनको आपस में मिला रहा है। ठीक है, ये जो आपके पास है, जो आपकी लिंकिंग वर्ब होती है, इसका एक पहली निशानी क्या है जी, इसकी पहली निशानी ये है कि वो आपके पास जो सब्जेक्ट है उसको उसकी एडजेक्टिव के साथ मिला रहा होता है। आपको जो सब्जेक्ट है उसके वो एडजेक्टिव के साथ, उसकी खूबी के साथ उसको मिला रहा होता है, उसकी खूबी के साथ उसको मिला रहा होता है। शी बिकेम ए डॉक्टर, शी आपके पास सब्जेक्ट है, डॉक्टर उसकी आपके पास सिफ्त आ गई, और बिकेम उसको दोनों को मिला रहा है आपस में। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास क्या जी, कैन नॉट स्टैंड अलोन इन द सेंटेंस। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो अकेली कभी भी नहीं आ सकती, वो किसी मेन वर्ब के साथ आती है। ही इज प्लेइंग, ही प्लेइंग काट दें तो ही इज आपका फिक्रा मुकम्मल नहीं होता। यू शुड गो, गो काट दें, यहाँ पे शुड का कोई यहाँ पे फर्क नहीं रहेगा, कोई उसमें काम नहीं रहेगा। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब अकेला नहीं आ सकता। लेकिन जो आपके पास लिंकिंग वर्ब है ये अकेला ही आता है। ही इज आ प्लेयर, इज यहाँ पे आपके पास अकेला ही आया है। ठीक है, तो ही को उसकी क्या, उसकी सिफ्त के साथ मिला रहा है। तो इज आपके पास क्या, लिंकिंग वर्ब है, अकेला ही है, इसके साथ किसी किस्म का कोई भी ही जनाब कोई दूसरी नहीं आई। ठीक है जी, आपका यू लुक टायर्ड, लुक यहाँ पे आपके पास क्या जी, आपके पास यू को टायर्ड के साथ मिला रहा है। ठीक है, तो ये अकेला भी आ जाती है, तो ये आपके पास लिंकिंग वर्ब आ गई। आपके पास जी हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में फर्क आपको आना चाहिए। आगे जी, ऑफन हेल्प्स एक्सप्रेस है फिजिकल और मेंटल एक्शन। ये फिजिकल और मेंटल एक्शन के एक्शन को बताता है जी। इस स्टेट ऑफ आइडेंटिटी, इक्वालिटी और एग्जिस्टेंस, मीन के ये आपके पास आइडेंटिटी या इक्वालिटी को ज़ाहिर कर रही होती है। ठीक है जी, ये डॉग इज हंगरी, ठीक है, डॉग को हंगरी के साथ मिला रहा है। एक और इसकी और निशानी भी आगे आ गई है, हाँ यही है, डू नॉट वर्क एज इक्वल साइन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट वर्क। मीन के हम ये जो आपके पास होती है ना जी, ये जो है, ये जो आपके पास है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को काट के ना हम यहाँ पे बराबर बराबर लगा दें, बराबर की निशानी लगा दें, तो ये दोनों तरफ आपके पास क्या जी, उनकी आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता, बराबर का रिलेशन नहीं बनता। और लिंकिंग वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब है उसको काट के बराबर लगा दें तो रिलेशन बन जाता है। लिखा जी, आई एम आ स्टूडेंट, आई एम को काट दें, बराबर कर दें, मैं स्टूडेंट हूँ, तो देखें मैं बराबर हूँ स्टूडेंट, मैं और स्टूडेंट आपस में एक बराबर आ गए, मीन के ये एक बंदा और ये चीज़ आपस में बराबर हो गए। मीन के लिंकिंग वर्ब को काट दें, उसका बराबर की निशानी लगा दें, तो ये वाला चीज़ उसकी सिफ्त के बराबर हो जाती है। ठीक है, एक तरफ वो बंदा होता है, एक तरफ उसकी सिफ्त होती है। लेकिन इधर जो है ना जी, जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब को काट के बराबर लगाएं तो ऐसा नहीं होगा कि तरफ बंदा दूसरी तरफ उसकी सिफ्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, ये आपके पता है। शी हैज़ का आप काट दें तो आपके बराबर लगाएं, शी हैज़, तो शी बराबर लेफ्ट, जिसका क्या मतलब है, शी बराबर क्या जी, लेफ्ट, लेफ्ट उसकी कोई खूबी है, कोई खूबी नहीं है, लेफ्ट उसकी खूबी तो नहीं है ना, लेफ्ट उसका काम है, लेफ्ट उसका काम है, वो छोड़ गई है। ठीक है, तो ये लेकिन इधर क्या होगा, अब उसको काट दें, ठीक है, शी इज काइंड, इसको काट के हम बराबर लगा दें, ठीक है, शी काइंड, वो मेरा रहम दिल है, वो उसकी खूबी उस तरफ आ गई। ठीक है, इस तरीके से ये भी इसकी निशानी होती है, लिंकिंग वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब है। अगली निशानी इसकी क्या है जी,
इंक्लूड्स प्राइमरी, बी, डू, हैव, मॉडल, कैन, मस्ट, मीन कि ये उसकी जो ये सारी हैं जी। जब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना जी, इज, एम, आर, वाज, वर वगैरह ये सारी इसमें होती हैं जी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या जी, इसमें आपके पास है जी ये और भी बहुत सी हो सकती हैं। टेस्ट है, रिमेन्स है, ग्रीव है, मीन के सारी की सारी जितनी, और एक्शन वर्ब्स को भी आप बतौर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिंकिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपके पास है ना जी, ये हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब्स आपकी चंद गिनी चुनी है, ठीक है जी। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, विल, शल, वुड, कुड, जो और मॉडल वर्ब्स वगैरह, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्पिंग वर्ब और जो ना एक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब में भी फर्क समझ आ गया होगा। और एक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है जी। अगर आपके पास आ जाए ना जो है जी, क्योंकि इसकी मेन हेडिंग हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब असल आपके पास एक्सिलरी वर्ब ही है, तो ये इसी की ही आप सब टाइप है लिंकिंग वर्ब, ठीक हो गया जी। आगे आपके पास आ गया जी लेक्सिकल एंड डी लेक्सिकल वर्ब्स। अब लेक्सिकल और डी लेक्सिकल का वर्ब का क्या मतलब है। लेक्सिकल का मतलब क्या जी, लेक्सिकल का मतलब होता है कि अपना मीनिंग अपने पास रखना। और डी लेक्सिकल का क्या मतलब है जी, आपने डीलेक्स हो जाना। डीलेक्स हो जाना मीन के अपने आप को छोड़ देना, अपना मतलब छोड़ देना, उधार के तौर पर इस्तेमाल हो जाना। क्या मतलब है, द वर्ब कैरी द प्राइमरी मीनिंग। ये प्राइमरी मीनिंग जो जो उनका लफ्जी माना होता है ना, वही सेंटेंस में उसका मतलब दे रहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिलेक्सिकल में क्या होता है, उसका जो लफ्जी माना होता है वो और होता है, और सेंटेंस में वो और मतलब दे रहा होता है। जैसे आपके पास क्या जी, आई हैड आ सैंडविच। हैड का मतलब क्या होता है, किसी की मलकियत होना, रखना, ठीक है। आई हैड आ सैंडविच, मेरे पास सैंडविच था, इसका मतलब है मैंने खाया था, ठीक है जी। तो यहाँ पे है क्या जी, आई हैड अ शावर। आप देखें शावर, शावर का क्या मतलब है, शावर का मतलब अपने आप नहाए हैं भाई, तो आपने लिया नहीं है, खाया नहीं है, आपने जेब में नहीं डाला, ठीक है। तो यहाँ पे हैड अपना असली लफ्ज में मानी इस्तेमाल नहीं कर रहा। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स, वो पानी पीता है, ठीक है। तो ड्रिंक का मतलब होता है पीना। तो अगर यहीं पे मैं लिख दूँ ही ड्रिंक्स टी, तो गलत हो जाएगा। तो ही टेक्स टी आता है ना, तो टेक टेक असल मानी तो नहीं होता। टेक का मतलब होता है जी पीना तो नहीं ना मतलब होता, लेकिन टी के लिए टेक आप पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे टी आपके पास, टेक आपके पास क्या आ गया, डिलेक्सिकल वर्ब आ गया। डिलेक्सिबल वर्ब होता है जो अपने असली मानी की बजाय किसी और मानी में सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है जी। नाउन इज ऑब्जेक्ट दैट एक्टेड अपॉन द वर्ब। क्या मतलब है, आई टुक द बुक फ्रॉम द शेल्फ, ठीक है। ये जो आपके पास है ना जी, ये आपके पास आता है जी, ये जो आपके पास लेक्सिकल वर्ब होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है वो क्या कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है, उसके ऊपर उसको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है जी, ये द नाउन इज द मेन एक्शन एंड द वर्ब जस्ट लिंक्स। क्या मतलब है, यहाँ पे जो नाउन होता है ना वो खुद ही होता है, आई टुक अ ब्रेक, ठीक है। इसके आगे किसी किस्म का कोई आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है जी। यहाँ पे आई टुक अ ब्रेक, ठीक है जी। आई टुक, ये आपके पास क्या जी, ये टुक ने क्या किया, सब्जेक्ट को उसके एक्शन के साथ रिलेट कर दिया, सब्जेक्ट को एक्शन के साथ रिलेट कर दिया। मीन के डिलेक्सिकल भी लिंकिंग के तौर पर ही काम कर रही है। आप इसको इसको भी लिंकिंग वाली ही पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास है जी हार्डर टू डिस्क्राइब द मेन एक्शन विद एडजेक्टिव विदाउट एन एडवर्ब। क्या मतलब है, ये जो आपके पास है लेक्सिकल है, उसको बतौर एडजेक्टिव आप यूज नहीं कर सकते। एडजेक्टिव बिल्कुल वही लिंकिंग वर्ब वाली बात आ रही है ना। लिंकिंग वर्ब आपके पास क्या थी, वो उसकी सिफ्त को बयान कर रहा होता है। आपकी जो जो वर्ब होती है ना, वर्ब की एडजेक्टिव मीन के वर्ब की सिफ्त बयान कर रहा होता है, ठीक है जी। वर्ब के साथ बतौर एडजेक्टिव आ रहा होता है, ठीक है जी। वो आपके पास क्या जी, लेकिन जो मेन वर्ब होती है जो आपके पास लेक्सिकल है, वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल, उसके साथ एडजेक्टिव यूज नहीं हो सकता। लेकिन जो डिलेक्सिकल है आपके, ही टुक अ क्विक वॉक। आप देखें क्विक आपके पास क्या आ गया जी, आ गया ना, एडजेक्टिव आ गया। वॉक आपके पास क्या है, एक नाउन है, ठीक है। इसमें आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एडजेक्टिव यूज नहीं करेंगे, जो भी यूज करेंगे उसका एडवर्ब बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी आपने लेक्सिकल और डिलेक्सिकल के वाले से भी याद कर लेना है। एक तो ये है कि ये मेन वर्ब होती है जी, ठीक है जी, ये अपने मानी में इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे क्या होता है जी, ये किसी और मानी में इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है जी, इसके साथ जो भी आप लगाएंगे इजाफी वर्ड लगाएंगे वो एडवर्ब बन जाएगा, और इसके साथ कोई लगाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक हो गया जी। एडजेक्टिव आपको पता है, एडजेक्टिव आपके पास है नाउन की फैमिली से है, एडवर्ब आपका वर्ब की फैमिली से है। एडवर्ब अपने अभी हमने कल पढ़ना है, तो आपको मजीद समझ आ जाएगी एडवर्ब की। एडजेक्टिव की तो आपको समझ आ गई है ना। एडजेक्टिव आपके पास होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की सिफ्त बयान कर रहा था, वो आपका एडजेक्टिव होता है, उसकी क्वालिटी जब बयान कर रहा होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी
ऑलमोस्ट एनी वर्ब इन द डिक्शनरी कैन बी लेक्सिकल, तमाम वर्ब जितनी भी वो सारी सारी लेक्सिकल है, लेकिन जो आपके पास डी लेक्सिकल है, डी लेक्सिकल चंद है, गिनी चुनी है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हैव अ ड्रिंक, टेक अ लुक, मेक अ फ़ोन कॉल, ठीक है। मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन फ़ोन कॉल बनाई तो नहीं जाती, फ़ोन तो हम करते हैं ना जी, ठीक है। लेकिन मेक यहाँ पे आप डी लेक्सिकल के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास टाइप्स आती है ट्रांजिटिव विद इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव क्या मतलब है? ट्रांसफर करना। ट्रांसफर क्या काम करना, किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस ट्रांसफर करना, इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। और इनट्रांजिटिव क्या होगी? जो इस इन्फ्लुएंस को किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं करेगी, मीन कि उसमें ऑब्जेक्ट हो गए नहीं, ठीक है। वो उसका इन्फ्लुएंस अपने ऊपर ही रहेगा, जो कुछ भी वो काम कर रहा है वो अपने ऊपर ही, अपने अंदर ही करता रहेगा, ठीक है जी। वो खुद ही करेगा, इसके ऊपर उसका जो ना, जो उसके इन्फ्लुएंस में आगे कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है। ये इसका आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे आपके पास आ गया अब ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है जी, वो आपकी होगी ट्रांजिटिव, जो ट्रांसफ़र करेगी ना। अगर किसी की चीज़ आपने ट्रांसफ़र करनी है, यहाँ से आपने आगे कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, तो आगे फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप करना है एक बंदे को, तो आगे भी कोई व्हाट्सएप होगा तो ट्रांसफ़र करेंगे ना, ठीक है। जब व्हाट्सएप नहीं होगा तो फिर आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा, मीन कि आपके जो जो एक्शन, आपका जो काम है, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। लेकिन जो आपको इंट्रांजिटिव है, उसने तो ट्रांसफ़र कुछ करना ही नहीं है, तो उसके अपने अंदर ही रहेगा जो कुछ है, ठीक है जी, अपने पास ही रहेगा। तो ये आपके पास आ गया जी, द बॉयज़ आर ईटिंग एप्पल्स। आप देखें बॉयज़ है ना, उसका हम क्या कर रहे हैं, ईटिंग किसको कर रहे हैं? एप्पल्स को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ईटिंग आपके पास क्या जी, आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है। ये बॉयज़ का एक्शन एप्पल्स के ऊपर वो ट्रांसफर कर रही है, ठीक है जी। पुलिस मैन अरेस्टेड द थीफ। जब पुलिस मैन क्या जी, पुलिस मैन पुलिस वाला, ठीक है जी, उसने क्या काम किया? अरेस्ट किया, किसको किया? थीफ को किया। उसका जो एक्शन था किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया? थीफ के ऊपर उसने ट्रांसफर कर दिया। जब आपके पास है ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब के में भी एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, मीन के वो एक बंदे को भी काम वो जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, दूसरे को दो को भी कर सकता है, ठीक है। जब आपके पास है जी, ये चलिए, ही गेव मी एन एप्पल। आप देखें ही गेव, उसने दिया क्या? एप्पल दिया, मुझे दिया, ठीक है। इसमें मी भी ऑब्जेक्ट है और एप्पल भी ऑब्जेक्ट है। उसने दिया क्या है? एप्पल। तो ये आपके पास मेन ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, और मी आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये आपके पास है होता है। उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है? जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। साइलेंस इज गोल्डन, मोहन सीम्स हैप्पी, वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 100 डिग्री पे उबल जाता है। इसमें अगला तो किसी को जरूरत नहीं ना ऑब्जेक्ट की, कि पानी उबल के क्या कहाँ पे जाता है जी, भाई कुछ भी नहीं करता, अपने अंदर ही उबलता रहता है, ठीक है जी। अपने अंदर ही वो ना उबलता रहता है, इसकी किसी और के ऊपर आके ये नहीं गिरता जाके, ठीक है जी। ही इज लाफिंग, वो हंस रहा है, किसके ऊपर हंस रहा है? अपने आप ही खुद ही हंस रहा है, ठीक है जी, किसी और के ऊपर नहीं हंस रहा। तो यहाँ पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो आपके पास क्या होता है जी? वो इंट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव, ठीक है। फिर एक्सिलरी वर्ब्स हमने अब ऊपर भी पढ़ लिए हैं, हेल्पिंग वर्ब हमको उनको कहते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने अलहदा इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इसके साथ क्या करना है जी, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी हमने अलग अलग करनी है। प्राइमरी एक्सिलरी आपके पास वो होती हैं जो आपके पास है टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसमें आपके पास बी वाली होती है जी, बी इज एम आर वाज वर बिन बीइंग। और हैव वाली आपके पास हैज हैव हैड हैविंग। और डू वाली डू डज डिड डन डूइंग, ठीक है। ये सारी की सारी आपके पास क्या होती हैं जी? ये प्राइमरी एक्सिलरीज हैं। और ये सारी की सारी यूज किसके लिए होती हैं? टेंस बनाने के लिए यूज होती हैं। ही इज प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया। ही वी आर प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया। आई एम प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, जब वर आ गया तो पास्ट में चला गया, ठीक है। शी हैज़ ईटन, दे हैव ईटन, दे डिड डांस, ठीक है जी। ही डज डांस, डिड जब आ गया तो पास्ट में चला गया, डज आ गया तो आपके पास है प्रेजेंट में आ गया। तो ये आपके पास प्राइमरी एक्सिलरीज हैं, प्राइमरी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कुछ आपके पास है मॉडल एक्सिलरीज। अब मॉडल एक्सिलरीज आपके पास ये हैं जी, कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट आउट टू नीड और डेयर, ठीक है। ये आपके पास है जी, इसको हम इनको कहते हैं जी मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स के वाले से क्वेश्चन आपने क्या याद करना है? मॉडल वर्ब के साथ एक तो बात यह है कि इनके साथ हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ही कैन प्ले, ही कैन प्लेड कभी भी नहीं आ सकता। ही कुड प्ले, कुड के साथ प्लेड नहीं आ सकता। यू मे गो, मे के साथ वेंट कभी भी नहीं आ सकता, गोन भी नहीं आ सकता। आई माइट रेन, आई माइट रेन, रेंड कभी, इट मेन सॉरी, इट माइट रेन, इट माइट रेंड कभी नहीं होगा। आई शैल गो, आई शैल वेंट कभी नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो आपने इनके पास ये याद करनी है। दूसरी बात आपने क्या याद इनके साथ करनी है? इनके साथ आपने ये करनी है जी, आपके पास मॉडल वर्ब्स टेक्स ओनली हैव। इनके साथ हमेशा से जहाँ पे कभी यूज होगी ना, तो हैव यूज होगा, हैड कभी भी यूज नहीं होगा। इनके साथ हैड कभी भी नहीं यूज होगा, हैव ही यूज होगा,
ठीक होगा जी। ये आपके पास है जी, हो गया ये आ गया। और डेर के साथ मैंने आपको बताया टू भी नहीं लगाना, डेर के साथ आपने टू नहीं लगाना, डेर ही से डैड, ठीक है जी। डेर ही से टू डैड गलत नहीं होगा, डेर ही टू सी नहीं होगा, डेर के साथ टू भी नहीं लगाना। तो आपने के साथ आपने यही याद करना है कि जो आप मॉडल वर्ब्स हैं इनको याद कर लें, कैन कुड मेक माइट शैल शुड विल वुड मस्ट आउट टू नीड डेयर, ठीक है। इनके साथ हमेशा उन्हें फर्स्ट फॉर्म लगानी है और हैव का इस्तेमाल करना है अगर करना पड़े तो, हैड या हैज़ नहीं लगाना, ठीक है। और आपने वार लगाना है, वाज नहीं लगाना, ठीक हो गया जी। जो हमने जब हम मोड में जाएंगे तो हम उधर भी इसके पास पेपर भी पढ़ रहे हैं। फिर मॉडल की जो ना आपके पास है, आपने याद करना इसके यूजेज। मे कहाँ पे यूज होता है जी, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, विश के लिए और पर्पस के लिए। तो ये अभी क्वेश्चन भी आपने पास पेपर में पढ़ा था, मे किसके लिए यूज होता है, परमिशन के लिए। माइट यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, पोलाइट रिप्लाई के लिए, सजेशन के लिए, रिप्रोच के लिए। कैन यूज होता है जी परमिशन के लिए, पावर टू अप्लाई, एबिलिटी टू कंसल्टेंट के लिए। कुड यूज होता है जी सिमिलरली, कैन, बिल्ड। मस्ट यूज होती है कंपल्शन के लिए जी, आर्ट ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है जी। उसके बाद विल डिटर्मिनेशन वगैरह के लिए यूज होता है जी। शैल किसके लिए होता है, वुड किसके लिए, शुड यूज, ये आपने देख लेने हैं कि ये कौन सा लफ्ज जो ना मॉडल वर्ब किसके लिए यूज होता है। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, इसमें किसी किस्म का कोई लंबी चौड़ा समझाने वाली बात नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, ठीक हो गया। आगे आपके पास आता है जी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स कौन से होती है, नॉन फाइनाइट कौन से। फाइनाइट आपके पास होती हैं जो आपके पास होती है जिनसे जो है ना जी नंबर्स की वजह से फर्क पड़ता है, सिंगुलर और प्लूरल जिनका बन जाता है, जिनका सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से उसके ऊपर फर्क पड़ता है। और नॉन फाइनाइट वो होती है जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट सिंगुलर है उसमें फिर भी वैसे ही आना है, प्लूरल वाला फिर भी ऐसे ही आना है। इसका एग्जांपल आपके पास क्या जी, द गर्ल वांट्स एन एप्पल। अब देखें गर्ल्स आपके पास, गर्ल अकेली है ना तो आगे आ गया वांट्स, गर्ल के साथ वांट लगाएंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। द गर्ल्स ज्यादा हो गई है ना, अब ये वांट हो गया, वांट हो गया, वांट से नहीं रहा, ये आपके पास सिंगुलर हो गई, प्लूरल हो गया। आपको पता है जो प्लूरल वर्ब होता है ना उसके साथ एस खत्म हो जाता है, और जो प्लूरल नाउन होता है उसके साथ एस लग जाता है, और जो सिंगुलर वर्ब होती है उसके साथ एस लगता है। मीन के सिंगुलर और प्लूरल नाउन और वर्ब आपस में उलट होते हैं। नाउन का प्लूरल बनाने के लिए एस या सब लगाते हैं, और वर्ब का प्लूरल बनाने के लिए एस या सब काट देते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया, द गर्ल वांटेड एप्पल्स, आई वांट एन एप्पल, शी वांट्स एन एप्पल, ठीक है ना। देखें शी के साथ एस लगाया ना, आई के साथ नहीं लगाते, आई आपके पास एक्सेप्शनल केस होता है, एक साथ आपने आई की जो आपके पास वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल यूज होती है, ठीक है जी, वांट ही लगेगा। दूसरा नॉन फाइनाइट देखें, नॉन फाइनाइट में क्या जी, वर्ब्स नॉट लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन और टेंस। नंबर प्लूरल हो सिंगल हो जो कुछ मर्जी हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें देखें जी, ये आपके पास क्या है, ही वांट्स टू ईट एन एप्पल। अब देखें वांट्स आपके पास क्या जी, ही की वजह से वांट्स हो गया, लेकिन ईट आपके पास वैसे का वैसे ही रहा, ईट के साथ आपने ईट से नहीं लगाया। दे वांट, अब दे ज्यादा हो गया ना तो वांट्स आपका हो गया जी, वांट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ईट वैसे का वैसे ही है, ईट को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बाद मीना वांटेड, मीना अकेली है ना तो अब इसमें ईट आपके पास आ गया। शी विल आपके पास वांट टू ईट, तो ईट आपके पास एक बंदा है ज्यादा है तो वो ईट वैसे का वैसे ही रहा है। इसका मतलब ये नहीं है ईट यहाँ जहाँ पे भी आएगा ऐसे ही आएगा भाई, सेंटेंस के मुताबिक हर सेंटेंस टू सेंटेंस चीज़ें चेंज होती हैं। तो उस सेंटेंस में जिस वर्ब के ऊपर पिछले सब्जेक्ट का सिंगुलर या प्लूरल होने का कोई फर्क नहीं आ रहा वो आपके पास नॉन फाइनाइट होती है, और जिसके ऊपर आ रहा है वो फाइनाइट होती है, ठीक होगा जी। ये आपके पास होगी, वर्ब्स की टाइप्स आपकी क्लियर होगी, मुझे उम्मीद है कि आप अब ये कर लेंगे। अगला आपके पास है जी मोड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के मोड्स आपके पास क्या जी, मर्द के मोड्स आपके पास 5 हैं जी, मैंने आपको बताया था 5 हमने करने हैं। अगर 3 का ऑप्शन आए 3 भी आपने सेलेक्ट कर देना है, अगर 3 और 5 दोनों आए तो आपने 5 को प्रेफर कर देना है, ठीक होगा जी। 3 और 5 के अलावा को नहीं लगाना, फिर ना दिए लगाना अगर तीनों दोनों ना दिए हों, ठीक है जी। अब इसके 5 आपके पास मोड्स हैं जी। एक इंडिकेटिव है, इंडिकेट करना किसी को पॉजिटिव सेंस में बात कर देना, जनाब ये हम करने लगे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट द अर्थ रिवाल्व्स अराउंड द सन, इसमें कोई आपको इसको कोई अर्थ रिवाल्व में क्या कर रहा है, आप सिर्फ एक यूनिवर्सल ट्रूथ ही बता रहे हैं ना, किसी किसी का कोई तरला नहीं किसी का मार रहे, कोई आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, कुछ को ऑर्डर नहीं दे रहे, कुछ सजेशन नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कि कोई सवाल भी नहीं कर रहे, ओपिनियन देते हैं, उसमें क्वेश्चन करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, फैक्ट वगैरह सारा कुछ आपके पास क्या होता है जी, ये आपके पास इंडिकेटिव मोड होता है, आपने उसको बताना सिर्फ चीज़।
आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं इंडिकेटिव मोड। इंडिकेटिव मोड आपने सिर्फ ये जो मोड्स में आपने क्या देखना होता है कि वो आपको दी होगी, सेंटेंस दिया होगा तो वो पूछेगा आपसे, बताएं ये कौन सा मोड है। आपने अभी पास्ट पेपर्स भी देखे हैं। फिर है इंपेरेटिव मोड। इंपेरेटिव सेंटेंस से इंपेरेटिव मोड बना जी। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें आपने कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, कोई आपने सजेशन देनी होती है, कोई आपने उससे परमिशन लेनी होती है, वो आपके पास ऑर्डर देना होता है, इंस्ट्रक्शन देनी होती है, एडवाइस करनी, रिक्वेस्ट या वार्निंग वगैरह देनी होती है। उसमें जो आपके पास वर्ब यूज होती है वो आपको वो क्या कहती है जी, आपके पास इंपेरेटिव मोड, कमांड या रिक्वेस्ट वगैरह। शट द डोर, यहाँ पे शट क्या है जी, इंपेरेटिव मोड में यूज कर रहे हैं, उसको हुक्म दे रहे हैं। टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, टर्न यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उसको हुक्म दे रहे हैं, ठीक है जी। टेक योर अम्ब्रेला विद यू, टेक हम क्या कर रहे हैं, उसको हम एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है जी। प्लीज पास द साल्ट, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वॉच योर स्टेप, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उसको वार्निंग कर रहे हैं। तो ये इंपेरेटिव कंपार्ट आपके पास मोड ऑफ वर्ब हो गया। फिर है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कहता है जी आपने विश हाइपोथेटिकल, ऐसी विश जो पूरी ना हो, ठीक है जी। आपके पास क्या जी, विश आई वाज अ बर्ड, आई वर अ बर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये सब्जेक्टिव में आपने ये यूज करना है कि आपने कभी भी वाज नहीं यूज करना, आपने वर ही यूज करना है। आप क्या करेंगे, हम कहते हैं इट ऑफन यूजेस वर इंस्टेड ऑफ वाज एंड बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस, ठीक है जी। आपने क्या करना है जी, इसमें एस या एस का इजाफा भी नहीं करना किसी किस्म का। आपने क्या करना है जी, जब देखें ना हम यूज वार कर रहे हैं ना, तो हमने इसको सिंगुलर फॉर्म यूज ही नहीं करनी, हमने वार ही करना है। ना तो वाज यूज करना है और ना ही आपने एस या एस का इजाफा करना है किसी किस्म की आपने जो वर्ब होगी। अगर पीछे सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है ना, तो हमें पता है ना प्रेजेंट डेफिनेट में हम क्या करते हैं, आपको पता है ही ड्रिंक्स लिखते हैं, ड्रिंक नहीं करते, ठीक है जी, जब पीछे आपके पास सिंगुलर है। लेकिन जब आपके पास जो कंजक्टिव आ जाएगा ना, कंजक्टिव जब आपने ऐसी विश कर रहे हैं जो आपकी पूरी ना हो रही हो, उसको आपने क्या करना है, आपने वार लगाना है और एस सी एस का इजाफा भी आपने नहीं करना, ठीक है जी। ये आपके पास रिक्वायरमेंट से सजेशन वगैरह आपने करना, ये होगा जी। ये आगे जी उसके बाद आपके पास आगे जी इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव में क्या होता है जी, जो सवालिया फिक्र होते हैं, जो आप उसमें इंक्वायरीज होती हैं, इसमें इसकी निशानी क्या होती है, आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट पे जाता है, विल, डज, वेयर, डिड, कैन, ये आप स्टार्ट पे आ जाते हैं। फिर आगे आपने ये आपके पास क्या होती है, इंटरेक्टिव मोड में होते हैं। फिर कंडीशनल मोड में क्या होता है, इफ से स्टार्टर होते हैं, इफ वाले फिक्रे, इफ वाले वो आपके पास होते हैं जी, वो जी कंडीशनल मोड में होते हैं। तो ये आपके पास मोड्स ऑफ वर्ब है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी कर लेंगे। कल इंशाल्लाह ताला मैं इसका अगला आपको टॉपिक करवाएंगे, उसमें आपके पास क्या जी, उसमें हम पढ़ेंगे जी जेरेंड पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव्स पढ़ेंगे, पार्टिसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। और उसके बाद जो टेंस वगैरह हैं, ठीक है, टेंस में क्या कॉमन गलतियाँ होती हैं, ठीक है। टेंस में जी कौन कौन से टेंस में कौन से क्वेश्चन आते हैं और वो उसमें गलतियाँ क्या आपसे पूछने की कोशिश करता है, ठीक है जी। वो आपने कल इंशाल्लाह करेंगे तो वो आपका वर्ब वाला कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर एडवर्ब करेंगे, फिर हमने प्रेपोजिशन करनी है, फ्रेजल वर्ब करने हैं, फिर कंजंक्शन करेंगे, फिर इंटरजेक्शन करके तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएंगे। इसके बाद से 2-3 चैप्टर रह जाने हैं, 2-3 टॉपिक आपका रह जाना जी, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, फिर डायरेक्ट इंडायरेक्ट रह जाएंगे, फिर आपकी पंक्चुएशन रह जाएगी, कैपिटलाइजेशन आ जाएगी, ये 3-4 बस करने हैं। उसके बाद आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। हमारा रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 6 आज हमने स्टार्ट करना है। इसमें आज हम पढ़ेंगे वर्ब। आपको पता है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए हुए हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे मिलकर हमारा सेंटेंस मुकम्मल होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली मेरे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं। एक सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए हमारे पास जस्ट 2 ही चीज़ें होती हैं। या आपको, चूँकि हमने ये बात स्टार्ट की थी लेटर से फिर वर्ड पे आए थे, वर्ड के बाद फिर हम जो फ्रेज पे आए थे, फिर क्लास पे आए थे, ठीक है। और क्लास को ही अब हमने आगे इंडिपेंडेंट क्लास को ही हमने सेंटेंस कहा था। तो आपके पास जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसकी आपके पास निशानी क्या होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि आपके पास एक नाउन होना चाहिए और उसके बाद आपके पास वर्ब होनी चाहिए, या उसको सब्जेक्ट वर्ब इसका एग्रीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब का आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या इसमें नाउन होना चाहिए या आपके पास वर्ब, मीन के दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी तो आपका ये क्या बन जाएगा, क्लास बन जाएगा। और इस क्लास में अगर ये इंडिपेंडेंट क्लास होगा तो आपको ये सेंटेंस बन जाएगा। ये बातें हमने पहले कर ली हुई हैं। अब ये जो आपके पास 2 चीज़ें हैं ना, इन्हीं 2 ही चीज़ों को ही हमने बार बार पढ़ना होता है। नाउन की फैमिली हमने मुकम्मल की थी, नाउन की फैमिली कंप्लीट हो गई थी। नाउन की फैमिली मैंने आपको बताया था कि ये नाउन और वर्ब बेसिकली खुद जो है ये दोनों ही ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनकी फैमिली के अंदर कुछ ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कुछ इनके में क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं।
नाउन की फैमिली में आपके पास एक प्रोनाउन आया था, ये आपके पास क्या था जी, क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच था। फिर हमने आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल भी आपके पास क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच था, ठीक है। फिर इसका एक एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव एडजेक्टिव आपके पास ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच था। तो ये आपके पास नाउन की फैमिली थी। इसी तरीके से आज हमने स्टार्ट करनी है वर्ब की फैमिली। अब वर्ब की फैमिली स्टार्ट करने के सबसे पहले हम वर्ब को पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी फैमिली में आएगा एडवर्ब। इसमें क्या आया जी, एडवर्ब आ जाएगा, इसकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपके पास रह जाएंगे जी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके रह जाएंगे, जो इन दोनों के जो है इसमें जो है ना, बल्कि तीन रह जाएंगे, ठीक है। दो जो है ना जी वो इन दोनों के इसमें जो है ना जी वो आपके पास है, यहाँ पे दोनों के मुश्तरक हैं, ठीक है, दोनों में कॉमन है। आपके पास जो है आपके पास होता है जी, उसको हम कहते हैं जी कंजंक्शन, कंजंक्शन। और उसके बाद फिर आपके प्रपोजिशन, कंजंक्शन और प्रपोजिशन, ये वर्ब और नाउन का दोनों की जो कॉमन है, दोनों की फैमिली में से कॉमन है। और एक आपके पास इंटरजेक्शन रह जाता है, तो इंटरजेक्शन होता है वो खुद सेपरेट होता है, वो इंडिपेंडेंट ही एक सेंटेंस होता है पूरा, ठीक है। तो यूँ हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है जी वर्ब को। वर्ब को स्टार्ट करने से पहले इसके पास्ट पेपर देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा क्वेश्चन किस तरीके कहते हैं, ठीक है जी। पास्ट पेपर आज इसको डिटेल से करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास पेपर्स होते हैं, पास्ट पेपर्स वर्ब के हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। ये हमारे पास वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स हैं। मोस्ट आपका जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, बाज़ औक़ात जो है ना यहाँ से आपको परेशानी भी होती है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ना है और इसको ख्याल से पढ़िएगा। वर्ब जो है ना आमतौर पे इसका पेपर में क्वेश्चन तो लाजमी आना होता है वर्ब का, और ये आपका जो होता है ये थोड़ा सा मोस्ट ट्रिकी पार्ट भी होता है। तो चलते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ब इन द सेंटेंस दिस कैट्स फर फील्स सिल्की। अब ये जो आपके पास पास्ट पेपर क्वेश्चन है, ये 2019 से लेकर 2024 तक है, ठीक है। 25 वाले क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको ऐड करके दिए थे सेपरेट, ठीक है। 2025 वाले क्वेश्चन आपके लैदा है, वो मैं आस्ते आस्ते इसके अंदर मैं एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद जैसे जैसे पेपर्स अब होंगे, तो अब हम साथ साथ इसके 2026 के क्वेश्चन भी इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। क्वेश्चन क्या था जी आपके पास, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ब इन द सेंटेंस दिस कैट्स फर फील सिल्की। अब इस सेंटेंस में कह रहा है जी बताएं, इसमें जो फील है, फील फील यहाँ पे आपके पास कौन सी वर्ब है। मीन्स के यहाँ पे आपको वर्ब की टाइप्स को का पता होना चाहिए। अगर आपको पता है एक्शन वर्ब किसे कहते हैं, एक्शन वर्ब से मुराद होता है कोई भी फिजिकल जो काम आप कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ जो काम जो सब्जेक्ट होता है। आपको पता है बेसिकली सेंटेंस में दो ही चीज़ें होती हैं, एक आपका सब्जेक्ट जिसको नाउन कहते हैं, एक आपके पास वर्ब है, ठीक है। ये जो वर्ब होती है, ऐसा वर्ब जो आपका जो सब्जेक्ट है आपको फिजिकली काम कर रहा हो, फिजिकली जो काम कर रहा होता है उसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब आपके पास होती है, एक आपकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब को उसकी एडजेक्टिव के साथ जो है ना उसको जो मिला रही होती है, ठीक है, उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है जो आपका जो मेन वर्ब है, जो आपके पास मेन वर्ब है, जो एक्शन वर्ब है, उसको सब्जेक्ट के साथ जो मिला रही होती है, जो इसका टेंस बनाती है। हेल्पिंग वर्ब वो भी होती है जिस वर्ब को हम देख के सेंटेंस का टेंस चेक करते हैं कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो आपकी एक्शन होता है, जो भी काम कर रहे होते हैं, उस काम को डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट के साथ मिलाती है, ठीक है जी। जो आपके पास एक्शन होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ मिलाती है, ठीक है। तो आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब होती है। मीन्स के आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ब्स की तमाम टाइप्स भी क्लियर करनी पड़ेंगी, उनकी आपको डेफिनेशन क्लियर होनी होंगी, तो आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप हमारे पास जो उसने जो बोला हुआ है, दिस कैट्स फॉर फील्ड सिल्की। अब यहाँ जो फील्ड है, फील्ड मुझे बताएं यहाँ पे क्या, फील्ड्स के क्या मुराद है, क्या कोई फिजिकल काम इसमें हो रहा है। फील्ड सिर्फ फील्ड्स पे आपने गौर करना है, तो फील्ड का कोई फिजिकल काम तो नहीं ना हो रहा। फील सिर्फ क्या जी, ये उसकी खसूसियत को बता रहा है, ये जो उसकी फर है, जो उसकी जो कैट की फर है, उसकी खसूसियत बता रहा है कि वो सिल्की है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन गया, जो हमने सारी डेफिनेशन पढ़ी है, कि अगर कोई फिजिकल काम कर रहा होता है ना, कि कैट जंप कर रही है, कैट खा रही है, कैट पी रही है, कैट सो रही है, फिर उसका कोई फिजिकल काम होना था। अब ये काम नहीं है, बल्कि उसकी क्या खसूसियत को बयान कर रही है। तो फील्ड हमारे पास यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब से हमारे टेंस का अंदाजा होता है, तो ये फील्ड से हमें कोई टेंस का अंदाजा नहीं हो रहा, और ना ही ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है जी। ये जो आपके पास फील्ड है ना, ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ आपके एक्शन को नहीं मिला रही, बल्कि ये आपके पास लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, लिंकिंग वर्ब थी। मीन्स के अगर आपको ये हमने अभी लेक्चर में यही सारी चीज़ें आज हमने पढ़नी है। अगला क्वेश्चन है जी, वेयर हैव यू बीन ऑल द डे। बिन यहाँ पे क्या है, तो जब भी आपका सेंटेंस में जो आपके पास जो वर्ब है, आपके सेंटेंस का टेंस का पता दे, जो वर्ब आपको
टेंस का पता देगी वो हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी या एक्सिलरी वर्ब कहलाएगी। एक्सिलरी वर्ब ही आपकी हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है। तो आपके पास क्या है जी, ये वर्ब है, वर्ब तो है लेकिन उसकी उसने सब कैटेगरी भी दी हुई है। ये एक्सिलरी वर्ब है, एडवर्ब तो नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, बल्कि आपके पास ये एक्सिलरी वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब वो होती है जो हमें टेंस का पता देती है। टेंस का पता देने वाली कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास है? हमारे पास इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, हैड है, बिन है, बी है, विल है, शेल। ठीक है, ये हमारे पास सारी क्या जी, टेंस का पता हमें देती है। तो ये हमारे पास कौन सी होती हैं जी, ये हमारे पास होती हैं जी, ये जो है अब हमारे पास एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब की दूसरी निशानी ये भी होती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो आपके पास एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं बतौर मेन वर्ब भी काम कर रही होती हैं। इसकी दूसरी निशानी ये होती है कि आपके पास एक मेन वर्ब ऑलरेडी मौजूद होती है, उस वर्ब की हेल्प के लिए आपके पास ये वर्ब मौजूद होती है। जैसे होता है ना, ही इज सिंगिंग, तो इज आपके पास सिंगिंग के लिए है। ऐसे लिखा ना, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड मैन, तो फिर इज यहाँ पे आपके पास क्या है जी, मेन वर्ब आ जाती है। जब किसी मेन वर्ब के साथ इज एम आर आएगा फिर वो हेल्पिंग वर्ब बनेगा। अगर उसके साथ कोई और वर्ब मौजूद नहीं है तो फिर वो खुद मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे हैव आपके पास क्या था, ऑलरेडी आ चुका था, हैव के साथ बिन आया, तो ये बिन आपके पास हेल्पिंग वर्ब था। ठीक है जी, अगले आपके पास है जी, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यू हैड बेटर लुक्ड फॉर सम अदर ऑप्शन। अब यहाँ पे देखें, जो हैड था ना, हैड यहाँ पे हमारे पास क्या है, हैड के साथ आपको पता है भैया थर्ड फॉर्म आती है। अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती तो हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस बनना था, लेकिन ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि हैड के साथ कंपैरेटिव फॉर्म लगी हुई है। जब हैड के साथ कंपैरेटिव फॉर्म लगी होती है तो इसका मतलब है ये हमारे पास है, ये मॉडल वर्ब होती है, ये शुड का आपके पास है यहाँ पे मीनिंग दे रही होती है। तो जब आपके पास आ जाती है, जो मॉडल वर्ब आ जाती है, तो मॉडल वर्ब में हमेशा आपने क्या करना होता है, फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। मॉडल वर्ब के बाद आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो ये आपके पास जो हैड बेटर यहाँ पे बतौर मॉडल वर्ब काम कर रहा है, क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। अगर थर्ड फॉर्म नहीं है, बेटर है, तो बेटर मीन की कंपैरेटिव डिग्री है, तो आपके पास ये बन गया मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, तो लुक तो नहीं बल्कि लुक होना चाहिए। तो आप देख लें कहाँ पे लुक आपके पास है, यू हैड बेटर लुक फॉर सम ऑप्शन, ये आपके पास ठीक था। यू हैड बेटर लुक्ड आपके पास गलत है, यू हैड बेटर लुकिंग भी गलत है, यू हैड बेटर लुक्ड भी गलत है। ठीक है जी, आपके पास आईएनजी वाली फॉर्म भी गलत थी, थर्ड फॉर्म भी गलत थी। ठीक है, तो ये आपने इसको क्लियर करना होता है। अगला आपके पास क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इफ एनी, हाउ डेयर यू स्पीक टू अगेंस्ट मी। अब हाउ डेयर जो है ना आपके पास, जहां भी हाउ डेयर आपके पास आ जाए पूरी इंग्लिश में, हाउ डेयर आपके पास हमेशा बतौर मॉडल वर्ब ही यूज होता है। जब हाउ डेयर आपके पास मॉडल वर्ब यूज हो जाएगा तो हाउ डेयर के बाद कभी भी आपने टू का इस्तेमाल नहीं करना होता। ये भी आपने बात क्लियर करनी है, ये आपका समझने के फार्मूला है इंग्लिश में। जब भी हाउ डेयर यहाँ पे भी आ जाएगा तो उसके बाद आपने टू इस्तेमाल नहीं करना होता, ये बतौर मॉडल वर्ब यूज होता है। हाउ डेयर के बाद आपने टू इस्तेमाल नहीं करना। हाउ डेयर यू स्पीक अगेंस्ट मी, हाउ डेयर यू टू यहाँ पे गलत होगा, ये भी टू यहाँ पे आ गया, तो ये आपके पास ए वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट था। इस तरीके से ये कुछ बातें आपने ये वर्ब के वाले से याद करनी होती हैं। ये सारी आप क्वेश्चन कर लें, उसके बाद अपने अपने लेक्चर की तरफ भी चलते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ गया जी, ये हो गया जी आपके पास, व्हेन यू से मे आई यूज योर पेन, द वर्ड मे इज इम्प्लाइंग दैट यू आर आस्किंग। तो मे आपके पास क्या है जी, मे यहाँ पे बतौर रिक्वेस्ट यूज हो रहा है, परमिशन यूज हो रहा है, डायरेक्शन यूज हो रहा है, या नन ऑफ दीज यूज हो रहा है। तो आपके पास है यहाँ पे जो मे होता है आपके पास वो परमिशन के लिए होता है, रिक्वेस्ट के लिए प्लीज होता है जी, ठीक है, और डायरेक्शन के लिए लेट यूज होता है। तो मे आपके पास परमिशन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, आई नो यू डैश परफॉर्म द एग्जाम द कलर्स। ये आपके पास क्या था, इसमें बेसिकली ये है जी, ये क्वेश्चन जो है ना इसमें देखें आई नो यहाँ पे सारा, यहाँ पे जो ना ये जो है ना, ये आपको जो थोड़ा सा स्ट्रिक है इसमें, जो सेंटेंस में आगे लिखा हुआ विल शैल वुड नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले एक बात याद कर लें, हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास ये जो ना फ्यूचर का फिक्र है हमारे पास है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हमारे पास है। अब यू के बाद हमें पता है आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी सब के साथ हम विल लगाते हैं, आपको पता है फ्यूचर में। लेकिन ये याद रखिएगा, जब पीछे आपके पास ऐसा लफ्ज आ जाए, ऐसा वर्ड आ जाए जिससे आपको क्या पढ़ना जी, आपने सेंटेंस के अंदर जोर देना हो, सेंटेंस के अंदर जोर देना हो, तो फिर आपने विल शैल को आपस में उलट देना होता है। मीन के वैसे यू के साथ आप आमतौर पे हमेशा विल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे पीछे लगा हुआ है आई नो, मुझे पता है, मुझे पता है। जब आपको पता है, मुझे पता है कि आप क्या करोगे, आप एग्जाम को परफॉर्म करोगे, तो इसका मतलब आप उसके ऊपर जोर दे रहे हो बात पे। जब आप जोर दे रहे होते हो तो फिर आपने यू के साथ विल नहीं बल्कि शैल लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, शैल आ जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास शैल वाला था, विल वाला गलत हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया जी। उसके बाद पीछे नो आ गया था, वुड तो आपके पास आ ही नहीं सकता था। ठीक है जी, आगे जी, बुक्स डैश इन द चाइल्डहुड वाज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में, ये जो वाज है ना, वाज
ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका क्वेश्चन था। वाज हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वहाँ पे क्या जी, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है जी, जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ये हमें क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए। अब बुक्स चूंकि ज्यादा लिखी हुई हैं, इसका मतलब है बुक्स हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होंगी। अगर बुक्स को हमने सब्जेक्ट बनाना होता तो यहाँ पे हमारे पास वर होता, उसने वास दिया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे मेरा जो सब्जेक्ट है ना वो मेरे पास सिंगुलर है। तो वो कौन सा लफ्ज ऐसा होगा जो मैं बुक्स के साथ यहाँ पे यूज करूँ, दोनों मिलकर मेरे पास एक कंपाउंड नाउन बन जाए, कंपाउंड एक सब्जेक्ट बन जाए और वो मिलकर सिंगुलर बन जाए। तो बुक्स रीड आपके पास आ जाए, गलत हो जाएगा, बुक्स के साथ रीड लगाए तो सब्जेक्ट नहीं बन रहा। बुक्स बीइंग रेड जहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बुक्स बीइंग रेड हम पढ़ें तो फिर ज्यादा किताबें पढ़ी गई तो यहाँ पे वारा आना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। बुक्स रीडिंग, अब देखो बुक्स रीडिंग आपके पास क्या जी, बुक्स रीडिंग यहाँ पे लगाऊं तो आपके पास क्या जी, किताबें पढ़ना। तो किताबें पढ़ना आपके पास क्या जी, एक आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, तो ये आपके पास ये जिरंड बन रहा है। क्यों आपको पता है फर्स्ट नाउन जो फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगाई जाती है, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के उसको हम बतौर सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो हमारे पास जेरंड बन जाता है। तो बुक्स रीडिंग हमारे पास मुकम्मल तौर पर एक बन जाएगा सब्जेक्ट। तो बुक्स रीडिंग वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो आपके पास ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया और वाज के साथ वो एग्री कर गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। अगला था जी, हाउ मेनी मॉड्स ऑफ वर्ब्स आर देयर। जो वर्ब्स की मॉड्स होती हैं जो बेसिकली आपके पास 3 वर्ड की मॉड्स हैं, ठीक है, लेकिन बाज बुक्स जो है ना वो आपके पास उसको 5 भी बोलती हैं, ठीक है। आपने देख लेना है, अगर आपको 5 का ऑप्शन आ जाए तो आपने 5 को प्रेफर करना है, अगर 3 का मिल जाए तो आपने 3 का लगा देना है, ठीक है जी। आपके पास क्या जी, वर्ब्स की, अच्छा वर्ब्स की मोड्स होती है क्या है, वर्ब्स की मोड होती है कि काम करने के आपके पास एक्सप्रेशन जो है जी, काम करने का एक्सप्रेशन मीन कि आप काम, एक होता है जी इंडक्टिव, इंडक्टिव आपके पास होता है जी, फिर आपके पास होता है जी इंडिकेटिव, सॉरी इंडक्टिव कह रहे हो, इंडिकेटिव, इंडिकेटिव मोड होता है। एक आपके पास होता है जी इंपेरेटिव मोड होता है, एक आप कंजक्टिव मोड होता है जी, कंजक्टिव मोड आपके पास होता है, ठीक है। और एक जो ना बाज बुक्स उसको जो ना ये जो आपके पास है जी इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव और कंडीशनल, इसको भी मोड्स में शामिल कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास जो इसमें जो मोड्स होते हैं, मोड्स में आपने क्या करना है, एक होता है इंडिकेटिव, इंडिकेटिव मोड होता है, काम जो करना होता है ना, आपने सिंपल वे में पॉजिटिव वे में किसी को इंडिकेट करना होता है, बताना होता है कि जनाब मैं ये काम कर रहा हूँ, या किसी को कहते हैं कि आप ये काम करो पॉजिटिव वे में। उसके ऊपर ना तो प्रेशर डालते हो, ना कोई क्वेश्चन करते हो, ना कोई कंडीशन लगाते हो, ना ही वहां पे कोई विश करते हो, ठीक है। जिस सिंपली आपने पॉजिटिव वे में कह दिया, फॉर एग्जाम्पल इसको कहते हो कि इधर बैठो, फॉर एग्जाम्पल हम इसको कहते हैं इधर बैठो, किसी बंदे को कह देते हैं इधर बैठो, ठीक है। उसको पॉजिटिव वे में आप कह रहे हो, पॉजिटिव वे में कोई प्रेशर पुशर नहीं डाल रहे, तो ये आप यहाँ पे ये आपके पास इंडिकेटिव आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा चुका इधर बैठो, बैठो इधर, ठीक है, तो ये क्या जी, इसको आप क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हो, तो फिर ये कंजंक्टिव जो ना इसको हम चले जाएंगे उसमें जो है इंपेरेटिव में चला जाएगा, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं या उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे को ना, काश आप इधर बैठो, काश इधर इधर बैठो, विश में चला जाए, ठीक है जी। और विश भी ऐसी जो पूरी ना हो रही हो, यहां तक काश वो इधर बैठा होता, काश वो जिंदा होता तो इधर बैठता, ठीक है। तो जब इसमें ऐसी विश जिस जो आपके पास है एक हिपोथेटिकल किस्म की विश हो, उसको हम कंजक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई जो ना जी कोई आ जाए जी ऐसा काम है जिसमें आप कोई कंडीशन आ जाए कि अगर तुम इधर बैठो, तो फिर क्या हो जाएगा, वो कंडीशनल हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या तुम इधर बैठोगे, तो इसको अगर तो इंटरेक्टिव आपके पास बन जाएगा। मीन्स के काम की ही नोयत, काम के जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम मोड ऑफ वर्ब कहते हैं। तो टोटल आपके पास 3 होते हैं बेसिकली, लेकिन बाज बुक्स उसको 5 भी लिखती हैं। तो पीपीएससी में अगर 3 का ऑप्शन आ जाए तो आपने 3 को सिलेक्ट करना है, अगर 5 का आ जाए तो 5 को सिलेक्ट करना है, अगर 3 और 5 दोनों आ जाए तो फिर आपने 5 को ही क्या करना है जी, प्रेफर करना है। ये आपके पास हो गया फिल इन द ब्लैंक, ही वुड एंजॉय इफ ही प्रेजेंट। आप देखें ये आपके पास आ गया, ये कंडीशनल आपके पास मोड आ गया कि वैसे भी आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस में पड़े हुए हैं, आप इसको अगर यूं लिखें, इफ ही डैश प्रेजेंट, उसके बाद जी ही वुड इंजॉय ही वुड इंजॉय। अब जब आपको यहाँ पे वुड नजर आ गया, इसका मतलब है कि मेरे पास पीछे क्या है जी, ये मेरे पास फर्स्ट जो ना कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पे मेरे पास पास्ट टेंस आना है, आगे वुड आ गया, इसका मतलब पीछे मेरे पास क्या ना जी, पास्ट टेंस आना है। जब मेरे पास पास्ट टेंस आना है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास बी तो आ नहीं सकता, हैड बीन भी नहीं आ सकता, वाज या वार आएगा, वाद या वार आएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये जो ना फैसला करना है कि जहाँ पे वाज आएगा कि वार आएगा, ठीक है। सिर्फ ये इसमें पूछने का सिर्फ उसका मकसद भी यही है कि आपको पता वाला, ये जो आपको पता है ही वुड इंजॉय, ठीक है, इफ ही प्रेजेंट, जब आपके पास इफ आ जाता है ना,
ठीक है जी, और पूछा आपके पास अगर वुड एंजॉय, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, जब इसको आपने हमेशा आपने वार लगाना है, वाज नहीं लगाना। कंडीशनल में आपने क्या करना है जी, इफ ही के साथ आपने वाज नहीं लगाना, तो वार लगाना है। आपने पढ़ा होगा कि वुड के साथ हमने हैव पढ़ा था, हैज नहीं पढ़ा था, हैज कभी भी हमने नहीं लगाया, ठीक है। हैव लगाना है या वाज वार लगाना है, वार लगाना है, वाज नहीं लगाना, वाज आपने नहीं लगाना, ठीक होगा जी। आगे आपके पास आ जी, आई विश माई फादर वाज लाइव टूडे, नहीं बल्कि वार वार, जहाँ पे विश आ जाएगी, जहाँ पे भी विश आ जाएगी और ऐसी विश आ जाएगी जो आपके पास क्या जी, जो 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 है जी हिपोथेटिकल है, फर्जी है, जो पूरी नहीं हो सकती, उसको कहते हैं कंजंक्टिव, कंजंक्टिव मोड ऑफ वर्ब है, ठीक है जी। तो कंजंक्टिव जो वो मोड ऑफ वर्ब होता है उसके साथ आपने वाज कभी भी नहीं लगाना, आपने वार लगाना होता है, ठीक है जी। आई विश माई फादर वर अलाइव टूडे, ठीक है, तो वार आपने लगाना है, वाज नहीं लगाना। तो वाज भी गलत है, इज भी गलत है, नन ऑफ दीज नहीं, बल्कि वार आप लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। तो उसके बाद ये मोड्स ऑफ वर्ब है, इसका मतलब है कि हमें मोड्स ऑफ वर्ब भी अच्छे तरीके से याद करने पड़ेंगे, वो भी हम लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर जी वुड डैट आई डैश अ किंग, काश मैं एक बादशाह होता, ठीक है जी। तो आप तो यहाँ पे भी आपकी ऐसी विश है जो आपकी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपके पास वार आएगा, वाज नहीं आएगा, ठीक होगा जी। उसके बाद नो वी वांट टू गो होम, अब यहाँ देखें नो वी वांट टू गो होम, अब हम घर जाना चाहते हैं। इसमें देखें क्या वो कह रहा है, क्या वो कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या किसी को धमकी लगा रहे हैं, या किसी का क्वेश्चन कर रहे हैं, या किसी को कंडीशन लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं लगा रहे, सिर्फ सिंपली एक सिंपली किसी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास इंडिकेटिव मोड आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो सब्जेक्टिव भी नहीं आएगा, इंपेरेटिव भी नहीं आएगा। इंपेरेटिव में आपके पास होता है जी मोड जिसमें आपने किसी किस्म का कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, कोई आपने उसको डायरेक्शन देनी होती है, ठीक है। तो वो आपके या आपने उससे कोई जो इजाज़त लेनी होती है, वो इंपेरेटिव मोड होता है। सब्जेक्टिव में आपको पता है ऐसी विश जो आपकी पूरी ना हो रही हो, ठीक है जी, वो काश वाले होते हैं। और इंडिकेटिव होता है जो आपने इंडिकेट किसी को करना होता है, तो ये आपके पास इंडिकेटिव ही था। इंपेरेटिव मोड इज वर्ब रिप्रेजेंट, इंपेरेटिव क्या कहता है जी, प्रे एडवाइस और रिक्वेस्ट वगैरह को करता है जी। मोड इज अ टाइप ऑफ विच अफेक्ट, तो ये एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करता है। जो मोड होते हैं ना जी, ये मोड आपके पास जो वर्ब की मोड है, एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करते हैं। राइटिंग प्रेजेंटेशन ये किसी को नहीं ज़ाहिर करते, बल्कि ये एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करते हैं। ये मोड की आपके पास डेफिनेशन है। अगला जी, फादर डैश मी नॉट टू गो आउट इन द कोल्ड। अब यहाँ पे जो फादर है ना, आगे जो आपके पास ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये बेसिकली आपके पास ये जो है ना एडवाइस, एडवाइस अगर लिखा ना सी वाला ADVICE, तो ये आपके पास नाउन होता है। नाउन बतौर नाउन जब यूज करना होता है ना जी, बतौर नाउन यूज करना हो एडवाइस को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर आपने किसी सेंटेंस में यूज करना हो, ठीक है जी। माय फादर्स एडवाइस इज एसेट फॉर मी, ठीक है जी। तो वो आप कर देंगे जी, फिर सी वाला लगाएंगे। लेकिन जब आपने एडवाइस को कहीं पे वर्ब के तरफ इस्तेमाल करना होता है ना, जो आपके पास क्या जी, फादर एडवाइज मी, फादर ने मुझे एडवाइस किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब इसको बतौर वर्ब यूज करना, तो फिर आपने एडवाइस को एस वाला यूज करना होता है, एडवाइस को एस वाला यूज करना होता है। एडवाइस सी वाला और एस वाले में आपने फर्क ये याद करना होता है। जो वर्ब आपके पास है, एडवाइस एस वाला वर्ब होता है, एडवाइस सी वाला आपके पास नाउन होता है। तो यहाँ पे हमने एडवाइस एस वाला यूज करना है, आपने सी वाला यूज नहीं करना था, ठीक है। तो ये आपके पास सारे क्वेश्चन थे पास पेपर में वर्ब के वाले से जो आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपने कुल मिला के ये क्लियर कर लिया कि आपको वर्ब की टाइप्स आनी चाहिए, वर्ब्स के आपके पास मोड्स आने चाहिए, वर्ब्स के मोड्स, और उसके बाद आपके पास जो है ना जी खास तौर पे मॉडल वर्ब्स आपको पता होना चाहिए। ये 3-4 टॉपिक्स आपके वर्ब्स के हैं। और उसके बाद आपके पास जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपको आना चाहिए। तो 4 टॉपिक्स आपके वर्ब्स के वाले से होते हैं। तो चारों के चारों इंशाल्लाह हम आपके कवर करते हैं जी, ठीक है। चलते हैं जी, हमारे पास ये आ गया जी, ये हमने ये हमारी आ गया जी, हाँ ये आ गया लेक्चर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा जी, वर्ब। Verb is a word that states something about person or thing. It tells something about a person or a thing. Its state of doing, being stated upon, acted upon. क्या मतलब है कि जो verb है एक ऐसा लफ्ज होता है, ऐसा वर्ड होता है जो किसी काम के करने को बताता है, या किसी चीज़ के होने को बताता है, या किसी के ऊपर होने को बताता है, ठीक है जी। किसी के ऊपर वो काम हो रहा है, या खुद वो कर रहा है, या उसकी क्या हालत है, वो अल्फाज हमें उसको हम वर्ब कहते हैं जी, ठीक है। दस वर्ब इज एक्शन, स्टेटिव या पोजेसिव वर्ड, ठीक है। ये या तो पोजेसिव वर्ड होता है, किसी की मलकियत को ज़ाहिर करता है, स्टेट को ज़ाहिर करता है, या उसके एक्शन को ज़ाहिर करता है, इसको हम वर्ब कहते हैं जी। वर्ब के जो आपके पास टाइप्स हैं, सबसे पहले मेन वर्ब होता है जी। मेन वर्ब की आपके पास 2 टाइप्स हैं, एक डायनामिक वर्ब, इसको एक्शन वर्ब कहते हैं, और एक स्टेटिक वर्ब होता है जिसको स्टेट को ज़ाहिर करती है। मीन के एक सेंटेंस में अगर जो मेन वर्ब आपके पास होती है वो लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब नहीं, बल्कि जो मेन वर्ब है वो 2 तरह का काम करती है। एक होती है एक्शन वर्ब जिसमें उसका कोई फिजिकली काम को ज़ाहिर करता है, एक तो, या स्टेटिव वर्ब क्या है जी, उसकी हालत को ज़ाहिर करती है कि इस वक्त उसकी हालत क्या है,
उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके माइंड की क्या हालत है, उसकी ज़हनी हालत को बताता है, उसके दिल को बताता है, उसकी हालत को बताता है, और एक होता है उसके फिजिकल एक्शन को बताता है कि वो कर क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। मेन को जो उसके जो सेंसेस है ना, उसके मुतालिक जो होता है, सुनना है, करना है, हाथ से छूना है, या उसने सोचना है, सोचना कह रहा हूँ, देखना है, ठीक है जी, तो छूना है किसी को, ठीक है, टेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास डायनेमिक एक्शन वर्ब में आती हैं। जैसे आपके पास है जी, जैसे ही किक्स द बॉल, आप देखें किक उसने क्या किया, फिजिकली काम किया है। द स्टूडेंट्स स्टडी एवरी नाइट, स्टडी क्या किया, वो काम कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है जी। वी रैन 5 माइल्स इन दिस मॉर्निंग, तो रैन का मतलब है आप फिजिकली काम कर रहे हैं। तो ये आपके पास रैन, किक्स और स्टडी आपके पास क्या है, ये एक्शन वर्ब्स हैं, इसमें काम हो रहा है। अब स्टेटिव में क्या होता है, देखें, ही नोज द रूल, ही नोज द रूल। अब नो यहाँ पे क्या जी, वो जानता है। इसमें जो जब वो जानता है, इसका मतलब है कोई काम तो नहीं ना कर रहा, बैठा हुआ है ना, चाहे वो सो भी रहा है तो वो जानता है, बैठा भी हो जानता है, चुप करके बैठा है वो जानता है, ठीक है। तो जो जानता, ये नोज में यहाँ पे क्या जी, इसमें किसी का कोई वो फिजिकली वर्क नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो ये उसकी क्या जी, स्टेटिक वर्ब है, उसकी स्टेट को, उसकी हालत को बताता है, उसकी हालत को बता रही है जो वर्ब। द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लेसन, अब अंडरस्टैंड का क्या मतलब है, उनको समझ आ गई है। इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट को बोल रहे हैं या लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड मतलब उनकी हालत को बता रहा है। वी बिलीव इन द ट्रूथ, ठीक है, हम सच्चाई पे बिलीव रखते हैं। तो बिलीव हमारा क्या है, हमारी मेंटल स्टेटस को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है जी, मेंटल स्टेट को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये आपके पास हो गई जी स्टेटिव वर्ब आ गई। इसकी दूसरी निशानी क्या होती है जी, कैन बी यूज कंटिन्यूस टेंस। जो आपके पास एक्शन वर्ब होते हैं, इसकी आईएनजी फॉर्म बन जाती है, ये कंटिन्यूस टेंस में यूज हो जाती है। लेकिन जो आपके पास होते हैं जी स्टेटिव वर्ब, इसकी आईएनजी फॉर्म कभी भी नहीं बनती। जैसे लिखा जी, दे ओवन अ हाउस, वो घर के मालिक हैं। आर ओवनिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है जी। ओ आईएनजी फॉर्म सिर्फ उसके लिए लगती है जो एक्शन वर्ब होती है, जिसमें फिजिकली काम होता है, ठीक है जी। आई वांट लंच, आई वांटिंग लंच करेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है जी। शी हेटेड द मूवी, शी हेटिंग द मूवी करेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है जी। हेट करना क्या होता है जी, उसमें कोई फिजिकल काम नहीं होता। आप देखें यहाँ पे, दे आर बिल्डिंग अ हाउस, अब बिल्ड करना, बनाना क्या होता है, आप एक्शन वर्ब होता है, उसके साथ आईएनजी लग जाता है। आई एम ईटिंग, ईट आपके पास खाना होता है, एक्शन वर्ब होता है, उसके साथ आईएनजी लग जाता है। तो आपके पास दूसरी निशानी क्या होगी जी, आपके पास डायनामिक वर्ब की, उसमें आईएनजी लग जाता है, और स्टेटिव वर्ब में आपके पास आईएनजी नहीं लगता, ठीक होगा जी। अगली आपके पास क्या जी, मीन के ये आपने टाइप्स है, क्वेश्चन में जाके आपने जैसे वो क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें से आपने ढूंढ रही है कि मेरी एक्शन वर्ब कौन सी, स्टेटिव वर्ब कौन सी, वो आपसे वो ऐसे एमसीक्यूज पूछ सकता है। दीज आर टेम्परेरी एंड हैव अ डेफिनेट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। क्या मतलब है, ये जो आपके पास एक्शन वर्ब होता है, ये स्टार्ट भी होता है एक्शन और खत्म भी होता है एक वक्त के बाद। आई एम रीडिंग द बुक, क्या मतलब है, रीडिंग यहाँ पे आपके पास एक्शन वर्ब है ना, तो रीडिंग आपने स्टार्ट भी की थी और घंटे दो बाद इसको खत्म भी करेंगे। ये ऐसा काम होता है जो शुरू भी होता है और खत्म भी होता है। आई एम ही इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग का मतलब वो तैर रहा है ना, तो स्विमिंग खत्म भी होगी एक वक्त के बाद। लेकिन इधर देखें, आई लाइक बुक्स, अब लाइक आपके पास क्या जी, लाइक खत्म तो नहीं होता। लाइक का मतलब तो ये नहीं ना कि सुबह 4 बजे आपने शुरू किया था लाइक करना और सुबह 8 बजे अगले दिन आप खत्म हो गया लाइक करना, ऐसा नहीं होता। ये आपके पास क्या जी, ये कंटिन्यूस चीज़ें हैं, और ये जो इसमें एंडिंग होती है, ठीक है। तो ये तीसरी निशानी आपके पास होगी डायनामिक और उसकी स्टेटिव की। आगे पांचवी निशानी क्या जी, रेफर्स टू एक्टिव यूज ऑफ सेंस ऑफ परफॉर्म इंटेंशनल टास्क। ये सेंस के रिलेटेड है, आपके जो है ना जी, जो आपके जो हिस्से हैं, छः आपके 5 हिस्से हैं, ठीक है जी, उनके वाले से है, ठीक है जी। टेस्ट करना है आपने, स्मेल करना है, लुक करना है, हियर करना है, टच करना है, वो आप उसके मतलब है। लेकिन ये आपके पास इनवॉल्यूंटरी स्टेट है, ठीक है जी। इनवॉल्यूंटरी स्टेट आपके पास जो आपके माइंड की हालत है, जो आपके दिल की हालत है, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्टेटिव और एक्शन वर्ब में फर्क समझ आ गई होगी। बट हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब में आपके पास 2 तरह की है, एक एक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, एक उसका लिंकिंग वर्ब कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है जी, यूज्ड विद अ मेन वर्ब टू एक्सप्रेस टेंस मोड और वॉइस। क्या मतलब है, किसी मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होती है, अकेली इस्तेमाल नहीं होती। और ये आपके पास क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, टेंस को ज़ाहिर करती है। आपका टेंस कौन सा बन रहा है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब से ही आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस वगैरह बनता है। मोड भी आपके यहीं से बनता है। आपके जो वर्ब का मोड है, मोड हमने 5 मोड जो पढ़ने हैं, ठीक है, वो इसी बनता है जी। एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज भी इसी से ही बनते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास होती है हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर लिखा हुआ है ना जी, ठीक है। आई वाज राइटिंग अ लेटर कर दें, ठीक है जी। आई विल बी राइटिंग अ लेटर कर दें, तो ये आपके पास क्या करेंगी, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स है जो आपका टेंस चेंज कर देती हैं। दे हैव फिनिश्ड द टास्क,
दे हैड कर दें, आपका टेंस चेंज हो जाएगा। विल हैव कर दें, आपका टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब जो टेंस को चेंज करती हैं आपके पास वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, लेकिन जो लिंकिंग वर्ब होती है उनका टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे देखा जी, आई एम आर टीचर, आई एम आर टीचर, ये जो एम है ना, ये मुझे मेरे प्रोफेशन के साथ लिंक कर रहा है, ये मेरे प्रोफेशन के साथ। दे सीम हैप्पी, दे सीम हैप्पी, ये उनकी हालत है, और ये सीम क्या है, उनको आपस में मिला रहा है। ठीक है, ये जो आपके पास है, जो आपकी लिंकिंग वर्ब होती है, इसका एक पहली निशानी क्या है जी, इसकी पहली निशानी ये है कि वो आपके पास जो सब्जेक्ट है उसको उसकी एडजेक्टिव के साथ मिला रहा होता है। आपको जो सब्जेक्ट है उसके वो एडजेक्टिव के साथ, उसकी खूबी के साथ उसको मिला रहा होता है, उसकी खूबी के साथ उसको मिला रहा होता है। शी बिकेम ए डॉक्टर, शी आपके पास सब्जेक्ट है, डॉक्टर उसकी आपके पास सिफ्त आ गई, और बिकेम उसको दोनों को मिला रहा है आपस में। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास क्या जी, कैन नॉट स्टैंड अलोन इन द सेंटेंस, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो अकेली कभी भी नहीं आ सकती, वो किसी मेन वर्ब के साथ आती है। ही इज प्लेइंग, ही प्लेइंग काट दें तो ही इज आपका फिक्रा मुकम्मल नहीं होता। यू शुड गो काट दें, यहाँ पे शुड का कोई यहाँ पे फर्क नहीं रहेगा, कोई उसमें काम नहीं रहेगा, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब अकेला नहीं आ सकता। लेकिन जो आपके पास लिंकिंग वर्ब है ये अकेला ही आता है। ही इज आ प्लेयर, इज यहाँ पे आपके पास अकेला ही आया है। ठीक है, तो ही को उसकी सिफ्त के साथ मिला रहा है, तो इज आपके पास क्या लिंकिंग वर्ब है, अकेला ही है, इसके साथ किसी किस्म का कोई भी ही जनाब कोई दूसरी नहीं आई। ठीक है जी, आपका यू लुक टायर्ड, लुक यहाँ पे आपके पास क्या जी, आपके पास यू को टायर्ड के साथ मिला रहा है। ठीक है, तो ये अकेला भी आ जाती है, तो ये आपके पास लिंकिंग वर्ब आ गई। आपके पास जी हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में फर्क आपको आना चाहिए। आगे जी, ऑफन हेल्प्स एक्सप्रेस अ फिजिकल और मेंटल एक्शन, ये फिजिकल और मेंटल एक्शन के एक्शन को बताता है जी। इस स्टेट ऑफ आइडेंटिटी, इक्वालिटी और एग्जिस्टेंस, मीन के ये आपके पास आइडेंटिटी या इक्वालिटी को जार कर रही होती है। ठीक है जी, ये डॉग इज हंगरी, ठीक है, डॉग को हंगरी के साथ मिला रहा है। एक और इसकी और निशानी भी आगे आ गई है, हाँ यही है, डू नॉट वर्क एज इक्वल साइन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट वर्क, मीन के हम ये जो आपके पास होती है ना जी, ये जो आपके पास है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को काट के ना हम यहाँ पे बराबर लगा दें, बराबर की निशानी लगा दें, तो ये दोनों तरफ आपके पास क्या जी, उनकी आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता, बराबर का रिलेशन नहीं बनता। और लिंकिंग वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब है उसको काट के बराबर लगा दें तो रिलेशन बन जाता है। लिखा जी, आई एम आ स्टूडेंट, आई एम को काट दें, बराबर कर दें, मैं स्टूडेंट हूं, तो देखें मैं बराबर हूं स्टूडेंट, मैं और स्टूडेंट आपस में एक बराबर आ गए, मीन के ये एक बंदा और ये चीज आपस में बराबर हो गए। मीन के लिंकिंग वर्ब को काट दें, उसका बराबर की निशानी लगा दें, तो ये वाला चीज उसकी सिफ्त के बराबर हो जाती है। ठीक है, एक तरफ वो बंदा होता है, एक तरफ उसकी सिफ्त होती है। लेकिन इधर जो है ना जी, जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब को काट के बराबर लगाएं तो ऐसा नहीं होगा कि तरफ बंदा दूसरी तरफ उसकी सिफ्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, ये आपके पता है। शी हैज का आप काट दें तो आपके बराबर लगाएं, शी हैज, तो शी बराबर लेफ्ट, जिसका क्या मतलब है, शी बराबर क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट उसकी कोई खूबी है, कोई खूबी नहीं है, लेफ्ट उसकी खूबी तो नहीं है ना, लेफ्ट उसका काम है, लेफ्ट उसका काम है, वो छोड़ गई है। ठीक है, तो ये लेकिन इधर क्या होगा, अब उसको काट दें, ठीक है, शी इज काइंड, इसको काट के हम बराबर लगा दें, ठीक है, शी काइंड, वो मेरा रहम दिल है, वो उसकी खूबी उस तरफ आ गई। ठीक है, इस तरीके से ये भी इसकी निशानी होती है, लिंकिंग वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब है। अगली निशानी इसकी क्या जी, इंक्लूड्स प्राइमरी, बी, डू, हैव, मॉडल, कैन, मस्ट, मीन कि ये उसकी ये सारी हैं जी, जब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स है ना जी, इज, एम, आर, वाज, वर वगैरह ये सारी इसमें होती हैं जी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या जी, इसमें आपके पास है जी ये और भी बहुत सी हो सकती हैं, टेस्ट है, रिमेन है, ग्रीव है, मीन के सारी की सारी जितनी, और एक्शन वर्ब्स को भी आप बतौर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिंकिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपके पास है ना जी, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आपकी चंद गिनी चुनी है। ठीक है जी, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, विल, शैल, वुड, कुड, जो और मॉडल वर्ब्स वगैरह। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्पिंग वर्ब और जो ना एक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब में भी फर्क समझ आ गया होगा, और एक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है जी, अगर आपके पास आ जाए ना जो है जी, क्योंकि इसकी मेन हेडिंग हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब असल आपके पास एक्सिलरी वर्ब ही है, तो ये इसी की ही आप सब टाइप है लिंकिंग वर्ब। ठीक हो गया जी, आगे आपके पास आ गया जी लेक्सिकल एंड डीलेक्सिकल वर्ब्स। अब लेक्सिकल और डीलेक्सिकल का वर्ब का काम क्या मतलब है, लेक्सिकल का मतलब क्या जी, लेक्सिकल का मतलब होता है कि अपना मीनिंग अपने पास रखना, और डीलेक्सिकल का क्या मतलब है जी, आपने डीलेक्स हो जाना, डीलेक्स हो जाना मीन के अपने आप को छोड़ देना, अपना मतलब छोड़ देना, उधार के तौर पर इस्तेमाल हो जाना। क्या मतलब है, द वर्ब कैरी द प्राइमरी मीनिंग, ये प्राइमरी मीनिंग जो उनका लफ्जी माना होता है ना,
वही सेंटेंस में उसका मतलब दे रहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिलेक्सिकल में क्या होता है, उसका जो लफ्जी माना होता है वो और होता है और सेंटेंस में वो और मतलब दे रहा होता है। जैसे आपके पास क्या जी, आई हैड अ सैंडविच। हैड का मतलब क्या होता है, किसी की मलकियत होना, रखना। ठीक है, आई हैड अ सैंडविच, मेरे पास सैंडविच था, इसका मतलब है मैंने खाया था। ठीक है जी। तो यहाँ पे है क्या जी, आई हैड अ शावर। आप देखें शावर, शावर का क्या मतलब है, शावर का मतलब अपने आप नहाए हैं भाई, तो आपने लिया नहीं है, खाया नहीं है, आपने जेब में नहीं डाला। ठीक है, तो यहाँ पे हैड अपना असली लफ्ज में मानी इस्तेमाल नहीं कर रहा। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स, वो पानी पीता है। ठीक है, तो ड्रिंक का मतलब होता है पीना। तो अगर यहीं पे मैं लिख दूं ही ड्रिंक्स टी तो गलत हो जाएगा। तो ही टेक्स टी आता है ना, तो टेक टेक असल मानी तो नहीं होता। टेक का मतलब होता है जी पीना तो नहीं ना मतलब होता, लेकिन टी के लिए टेक आप पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे टी आपके पास, टेक आपके पास क्या आ गया, डिलेक्सिकल वर्ब आ गया। डिलेक्सिबल वर्ब होता है जो अपने असली मानी की बजाय किसी और मानी में सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है जी। नाउन इज ऑब्जेक्ट दैट एक्टेड अपॉन द वर्ब। क्या मतलब है, आई टुक द बुक फ्रॉम द शेल्फ। ठीक है, ये जो आपके पास है ना जी, ये आपके पास आता है जी, ये जो आपके पास लेक्सिकल वर्ब होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है वो क्या कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है, उसके ऊपर उसको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है जी, ये द नाउन इज द मेन एक्शन एंड द वर्ब जस्ट लिंक्स। क्या मतलब है, यहाँ पे जो नाउन होता है ना वो खुद ही होता है, आई टुक अ ब्रेक। ठीक है, इसके आगे किसी किस्म का कोई आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है जी, यहाँ पे आई टुक अ ब्रेक। ठीक है जी, आई टुक, ये आपके पास क्या जी, ये टुक ने क्या किया, सब्जेक्ट को उसके एक्शन के साथ रिलेट कर दिया, सब्जेक्ट को एक्शन के साथ रिलेट कर दिया। मीन का डिलेक्सिकल भी लिंकिंग के तौर पर ही काम कर रही है। आप इसको इसको भी लिंकिंग वाली ही पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास है जी, हार्डर टू डिस्क्राइब द मेन एक्शन विद एडजेक्टिव विदाउट एन एडवर्ब। क्या मतलब है, ये जो आपके पास है लेक्सिकल है, उसको बतौर एडजेक्टिव आप यूज नहीं कर सकते। एडजेक्टिव बिल्कुल वही लिंकिंग वर्ब वाली बात आ रही है ना। लिंकिंग वर्ब आपके पास क्या थी, वो उसकी सिफ्त को बयान कर रहा होता है। आपकी जो जो वर्ब होती है ना, वर्ब की एडजेक्टिव मीन के वर्ब की सिफ्त बयान कर रहा होता है। ठीक है जी, वर्ब के साथ बतौर एडजेक्टिव आ रहा होता है। ठीक है जी, वो आपके पास क्या जी, लेकिन जो मेन वर्ब होती है जो आपके पास लेक्सिकल है वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल, उसके साथ एडजेक्टिव यूज नहीं हो सकता। लेकिन जो डिलेक्सिकल है आपके, ही टुक अ क्विक वॉक। आप देखें क्विक आपके पास क्या आ गया जी, आ गया ना, एडजेक्टिव आ गया। वॉक आपके पास क्या है, एक नाउन है। ठीक है, इसमें आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एडजेक्टिव यूज नहीं करेंगे, जो भी यूज करेंगे उसका एडवर्ब बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी आपने लेक्सिकल और डिलेक्सिकल के वाले से भी याद कर लेना है। एक तो ये है कि ये मेन वर्ब होती है जी, ठीक है जी, ये अपने मानी में इस्तेमाल होती है, और यहाँ पे क्या होता है जी, ये किसी और मानी में इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी, इसके साथ जो भी आप लगाएंगे इजाफी वर्ड लगाएंगे वो एडवर्ब बन जाएगा, और इसके साथ कोई लगाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक हो गया जी। एडजेक्टिव आपको पता है, एडजेक्टिव आपके पास नाउन की फैमिली से है, एडवर्ब आपका वर्ब की फैमिली से है। एडवर्ब अभी हमने कल पढ़ना है, तो आपको मजीद समझ आ जाएगी एडवर्ब की। एडजेक्टिव की आपको समझ आ गई है ना। एडजेक्टिव आपके पास होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की सिफ्त बयान कर रहा था, वो आपका एडजेक्टिव होता है, उसकी क्वालिटी जब बयान कर रहा होता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, ऑलमोस्ट एनी वर्ब इन द डिक्शनरी कैन बी लेक्सिकल। तमाम वर्ब जितनी भी वो सारी सारी लेक्सिकल है, लेकिन जो आपके पास डीलेक्सिकल है, डीलेक्सिकल चंद है, गिनी चुनी है जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, हैव अ ड्रिंक, टेक अ लुक, मेक अ फोन कॉल। ठीक है, मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन फ़ोन कॉल बनाई तो नहीं जाती, फ़ोन तो हम करते हैं ना जी। ठीक है, लेकिन मेक यहाँ पे आप डिलेक्सिकल के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास टाइप्स आती है ट्रांजिटिव विद इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव क्या मतलब है, ट्रांसफर करना। ट्रांसफर क्या काम करना, किसी एक चीज का दूसरी चीज के ऊपर इन्फ्लुएंस ट्रांसफर करना, इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, और इनट्रांजिटिव क्या होगी, जो इस इन्फ्लुएंस को किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं करेगी, मीन कि उसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, वो उसका इन्फ्लुएंस अपने ऊपर ही रहेगा, जो कुछ भी वो काम कर रहा है वो अपने ऊपर ही, अपने अंदर ही करता रहेगा। ठीक है जी, वो खुद ही करेगा, इसके ऊपर उसका जो ना, जो उसके इन्फ्लुएंस में आगे कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है, ये इसका आप तरीके याद कर सकते हैं। जैसे आपके पास आ गया अब ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, वो आपकी होगी ट्रांजिटिव, जो ट्रांसफ़र करेगी ना। अगर किसी की चीज़ आपने ट्रांसफ़र करनी है, यहाँ से आपने आगे कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, तो आगे फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप करना है एक बंदे को, तो आगे भी कोई व्हाट्सएप होगा तो ट्रांसफ़र करेंगे ना। ठीक है, जब व्हाट्सएप नहीं होगा तो फिर आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा, मीन के आपके जो जो एक्शन, आपका जो काम है, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। लेकिन जो आपको इनट्रांजिटिव है, उसने तो ट्रांसफ़र कुछ करना ही नहीं है, तो उसके अपने अंदर ही रहेगा जो कुछ है।
ठीक है जी, अपने पास ही रहेगा। तो ये आपके पास आ गया जी, द बॉयज आर ईटिंग एप्पल्स। आप देखें बॉयज है ना, उसका हम क्या कर रहे हैं, ईटिंग किसको कर रहे हैं, एप्पल्स को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ईटिंग आपके पास क्या जी, आपके पास ट्रांसिटिव वर्ब है। ये बॉयज का एक्शन एप्पल्स के ऊपर वो ट्रांसफर कर रही है। ठीक है जी। पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ। जब पुलिसमैन क्या जी, पुलिसमैन पुलिस वाला, ठीक है जी, उसने क्या काम किया, अरेस्ट किया, किसको किया, थीफ को किया। उसका जो एक्शन था किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, थीफ के ऊपर उसने ट्रांसफर कर दिया। जब आपके पास है ट्रांसिटिव वर्ब होती है। ट्रांसिटिव वर्ब में भी एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। मीन के वो एक बंदे को भी काम वो जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, दूसरे को दो को भी कर सकता है। ठीक है, जब आपके पास है जी, ये चलिए, ही गेव मी एन एप्पल। आप देखें ही गेव, उसने दिया क्या, एप्पल दिया, मुझे दिया। ठीक है, इसमें मी भी ऑब्जेक्ट है और एप्पल भी ऑब्जेक्ट है। उसने दिया क्या है, एप्पल, तो ये आपके पास मेन ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया और मी आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये आपके पास है होता है। उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। साइलेंस इज गोल्डन, मोहन सीम्स हैप्पी, वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 100 डिग्री पे उबल जाता है। इसमें अगला तो किसी को जरूरत नहीं ना ऑब्जेक्ट की, कि पानी उबल के क्या कहाँ पे जाता है जी, भाई कुछ भी नहीं करता, अपने अंदर ही उबलता रहता है। ठीक है जी, अपने अंदर ही वो ना उबलता रहता है, इसकी किसी और के ऊपर आके ये नहीं गिरता जाके। ठीक है जी, ही इज लाफिंग, वो हंस रहा है, किसके ऊपर हंस रहा है, अपने आप ही खुद ही हंस रहा है। ठीक है जी, किसी और के ऊपर नहीं हंस रहा। तो यहाँ पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता वो आपके पास क्या होता है जी, वो इंट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव। ठीक है, फिर एक्सिलरी वर्ब्स हमने अब ऊपर भी पढ़ लिए हैं, हेल्पिंग वर्ब हमको उनको कहते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने अलहदा इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इसके साथ क्या करना है जी, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी हमने अलग अलग करनी है। प्राइमरी एक्सिलरी आपके पास वो होती हैं जो आपके पास है टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसमें आपके पास बी वाली होती है जी, बी इज एम आर वाज वर बिन बीइंग। और हैव वाली आपके पास हैज हैव हैड हैविंग। और डू वाली डू डज डिड डन डूइंग। ठीक है, ये सारी की सारी आपके पास क्या होती हैं जी, ये प्राइमरी एक्सिलरीज हैं। और ये सारी की सारी यूज किसके लिए होती हैं, टेंस बनाने के लिए यूज होती हैं। ही इज प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया। ही वी आर प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया। आई एम प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, जब वर आ गया तो पास्ट में चला गया। ठीक है, शी हैज ईटन, दे हैव ईटन, दे डिड डांस। ठीक है जी, ही डज डांस, डिड जब आ गया तो पास्ट में चला गया, डज आ गया तो आपके पास है प्रेजेंट में आ गया। तो ये आपके पास प्राइमरी एक्सिलरीज हैं, प्राइमरी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कुछ आपके पास है मॉडल एक्सिलरीज। अब मॉडल एक्सिलरीज आपके पास ये हैं जी, कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट आउट टू नीड और डेयर। ठीक है, ये आपके पास है जी, इसको हम इनको कहते हैं जी मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स के वाला से क्वेश्चन आपने क्या याद करना है, मॉडल वर्ब के साथ एक तो बात यह है कि इनके साथ हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ही कैन प्ले, ही कैन प्लेड कभी भी नहीं आ सकता। ही कुड प्ले, कुड के साथ प्लेड नहीं आ सकता। यू मे गो, मे के साथ वेंट कभी भी नहीं आ सकता, गोन भी नहीं आ सकता। आई माइट रेन, आई माइट रेन, रेंड कभी, इट मेन सॉरी, इट माइट रेन, इट माइट रेंड कभी नहीं होगा। आई शैल गो, आई शैल वेंट कभी नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो आपने इनके पास ये याद करनी है। दूसरी बात आपने क्या याद इनके साथ करनी है, इनके साथ आपने ये करनी है जी, आपके पास मॉडल वर्ब्स टेक्स ओनली हैव। इनके साथ हमेशा से जहां पे कभी यूज होगी ना तो हैव यूज होगा, हैड कभी भी यूज नहीं होगा। इनके साथ हैड कभी भी नहीं यूज होगा, हैव ही यूज होगा। ठीक होगा जी, ये आपके पास है जी, हो गया ये आ गया। और डेर के साथ मैंने आपको बताया टू भी नहीं लगाना, डेर के साथ आपने टू नहीं लगाना, डेर ही से डैड। ठीक है जी, डेर ही से टू डैड कर नहीं होगा, डेर ही टू सी नहीं होगा, डेर के साथ टू भी नहीं लगाना। तो आपने के साथ आपने यही याद करना है कि जो आप मॉडल वर्ब्स हैं इनको याद कर लें, कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट आउट टू नीड डेयर। ठीक है, इनके साथ हमेशा उन्हें फर्स्ट फॉर्म लगानी है और हैव का इस्तेमाल करना है अगर करना पड़े तो, हैड या हैज नहीं लगाना। ठीक है, और आपने वार लगाना है, वाज नहीं लगाना। ठीक हो गया जी, जो हमने जब हम मोड में जाएंगे तो हम उधर भी पढ़, इसके पास पेपर भी पढ़ रहे हैं। फिर मॉडल की जो रहा आपके पास है, आपने याद करना इसके यूजेज। मे कहाँ पे यूज होता है जी, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, विश के लिए और पर्पज के लिए। तो ये अभी क्वेश्चन भी आपने पास पेपर में पढ़ा था, मे किसके लिए यूज होता है, परमिशन के लिए। माइट यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, पोलाइट रिप्लाई के लिए, सजेशन के लिए, रिप्रोच के लिए। कैन यूज होता है जी परमिशन के लिए, पावर टू अप्लाई, एबिलिटी टू कंसल्टेंट के लिए। कुड यूज होता है जी सिमिलरली, कैन, बिल्ड। मस्ट यूज होती है कंपल्शन के लिए जी, आर्ट ऑब्लिगेशन के लिए। ठीक है जी, उसके बाद विल डिटर्मिनेशन वगैरह के लिए यूज होता है जी। शैल किसके लिए होता है, वुड किसके लिए, शुड यूज। ये आपने देख लेने हैं कि ये कौन सा लफ्ज जो मॉडल वर्ब किसके लिए यूज होता है। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, इसमें किसी किस्म का कोई लंबी चौड़ा समझाने वाली बात नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। ठीक हो गया, आगे आपके पास आता है जी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स।
फाइनाइट वर्ब्स कौन से होती है, नॉन फाइनाइट कौन से? फाइनाइट आपके पास होती हैं जो आपके पास होती है जिनसे जो है ना जी नंबर्स की वजह से फर्क पड़ता है, सिंगुलर और प्लूरल जिनका बन जाता है, जिनका सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से उसके ऊपर फर्क पड़ता है। और नॉन फाइनाइट वो होती है जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट सिंगुलर है उसमें फिर भी वैसे ही आना है, प्लूरल वाला फिर भी ऐसे ही आना है। इसका एग्जांपल आपके पास क्या जी, द गर्ल वांट्स एन एप्पल। अब देखें गर्ल्स आपके पास गर्ल अकेली है ना, तो आगे आ गया वांट्स, गर्ल के साथ वांट लगाएंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। द गर्ल्स ज्यादा हो गई है ना, अब ये वांट हो गया, वांट हो गया, वांट से नहीं रहा, ये आपके पास सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। आपको पता है जो प्लूरल वर्ब होता है ना उसके साथ एस खत्म हो जाता है, और जो प्लूरल नाउन होता है उसके साथ एस लग जाता है, और जो सिंगुलर वर्ब होती है उसके साथ एस लगता है। मीन के सिंगुलर और प्लूरल नाउन और वर्ब आपस में उलट होते हैं। नाउन का प्लूरल बनाने के लिए एस या एस आप लगाते हैं, और वर्ब का प्लूरल बनाने के लिए एस या एस आप काट देते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया, द गर्ल वांटेड एप्पल्स, आई वांट एन एप्पल, शी वांट्स एन एप्पल, ठीक है ना। देखें शी के साथ एस लगाया ना, आई के साथ नहीं लगाते, आई आपके पास एक्सेप्शनल केस होता है, एक साथ आपने आई की जो आपके पास वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल यूज होती है, ठीक है जी, वांट ही लगेगा। दूसरा नॉन फाइनाइट देखें, नॉन फाइनाइट में क्या जी, वर्ब्स नॉट लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन और टेंस, नंबर प्लूरल हो सिंगल हो जो कुछ मर्जी हो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें देखें जी, ये आपके पास क्या है, ही वांट्स टू ईट एन एप्पल। अब देखें वांट्स आपके पास क्या जी, ही की वजह से वांट्स हो गया, लेकिन ईट आपके पास वैसे का वैसे ही रहा, ईट के साथ आपने ईट से नहीं लगाया। दे वांट, अब दे ज्यादा हो गया ना, तो वांट्स आपका हो गया जी, वांट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ईट वैसे का वैसे ही है, ईट को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बाद मीना वांटेड, मीना अकेली है ना, तो अब उसमें ईट आपके पास आ गया। शी विल आपके पास वांट टू ईट, तो ईट आपके पास एक बंदा है ज्यादा है, तो वो ईट वैसे का वैसे ही रहा है। इसका मतलब ये नहीं है ईट यहां जहां पे भी आएगा ऐसे ही आएगा भाई, सेंटेंस के मुताबिक हर सेंटेंस टू सेंटेंस चीजें चेंज होती हैं। तो उस सेंटेंस में जिस वर्ब के ऊपर पिछले सब्जेक्ट का सिंगुलर या प्लूरल होने का कोई फर्क नहीं आ रहा, वो आपके पास नॉन फाइनाइट होती है, और जिसके ऊपर आ रहा है वो फाइनाइट होती है, ठीक होगा जी। ये आपके पास होगी वर्ब्स की टाइप्स आपकी क्लियर होगी, मुझे उम्मीद है कि आप अब ये कर लेंगे। अगला आपके पास है जी मोड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के मोड्स आपके पास क्या जी, मर्द के मोड्स आपके पास 5 हैं जी, मैंने आपको बताया था 5 हमने करने हैं। अगर 3 का ऑप्शन आए 3 भी आपने सेलेक्ट कर देना है, अगर 3 और 5 दोनों आए तो आपने 5 को प्रेफर कर देना है, ठीक होगा जी। 3 और 5 के अलावा आपको नहीं लगाना, फिर ना दिए लगाना अगर तीनों दोनों ना दिए हों, ठीक है जी। अब इसके 5 आपके पास मोड्स हैं जी। एक इंडिकेटिव है, इंडिकेट करना किसी को पॉजिटिव सेंस में बात कर देना, जनाब ये हम करने लगे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट द अर्थ रिवाल्व्स अराउंड द सन, इसमें कोई आपको इसको कोई अर्थ रिवाल्व में क्या कर रहा है, आप सिर्फ एक यूनिवर्सल ट्रूथ ही बता रहे हैं ना, किसी किसी का कोई तरला नहीं किसी का मार रहे, कोई आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, कुछ को ऑर्डर नहीं दे रहे, कोई सजेशन नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कि कोई सवाल भी नहीं कर रहे, ओपिनियन देते हैं, उसमें क्वेश्चन करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, फैक्ट वगैरह सारा कुछ आपके पास क्या होता है जी, ये आपके पास इंडिकेटिव मोड होता है। आपने उसको बताना सिर्फ चीज़, आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं इंडिकेटिव मोड। इंडिकेटिव मोड आपने सिर्फ यही ये जो मोड्स में आपने क्या देखना होता है कि वो आपको दी होगी सेंटेंस दिया होगा तो वो बताएगा, पूछेगा आपसे, बताएं ये कौन सा मोड है, आपने अभी पास्ट पेपर्स भी देखे हैं। फिर है इंपेरेटिव मोड, इंपेरेटिव सेंटेंस से इंपेरेटिव मोड बना जी। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें आपने कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, कोई आपने सजेशन देनी होती है, कोई आपने उससे परमिशन लेनी होती है, वो आपके पास ऑर्डर देना होता है, इंस्ट्रक्शन देनी होती है, एडवाइस करनी, रिक्वेस्ट या वार्निंग वगैरह देनी होती है, उसमें जो आपके पास वर्ब यूज होती है वो आपको वो क्या कहती है जी, आपके पास इंपेरेटिव मोड, कमांड या रिक्वेस्ट वगैरह। शट द डोर, यहाँ पे शट क्या है जी, इंपेरेटिव मोड में यूज कर रहे हैं, उसको हुक्म दे रहे हैं। टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, टर्न यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उसको हुक्म दे रहे हैं, ठीक है जी। टेक योर अम्ब्रेला विद यू, टेक हम क्या कर रहे हैं, उसको हम एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है जी। प्लीज पास द साल्ट, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वॉच योर स्टेप, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उसको वार्निंग कर रहे हैं। तो ये आप इंपेरेटिव कंपार्ट आपके पास मोड ऑफ वर्ब हो गया। फिर है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कहते हैं जी आपने विश हाइपोथेटिकल, ऐसी विश जो पूरी ना हो, ठीक है जी। आपके पास क्या जी, विश आई वाज अ बर्ड, आई वर आ बर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये सब्जेक्टिव में आपने ये यूज करना है कि आपने कभी भी वाज नहीं यूज करना, आपने वर ही यूज करना है। आप क्या करेंगे, हम कहते हैं इट ऑफन यूजेस वर इंस्टेड ऑफ वाज एंड बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस, ठीक है जी। आपने क्या करना है जी, इसमें एस या एस का इजाफा भी नहीं करना किसी किस्म का। आपने क्या करना है जी, जब देखें ना हम यूज वर कर रहे हैं ना, तो हमने इसको सिंगुलर फॉर्म यूज ही नहीं करनी,
हमने वार ही करना है, ना तो वाज यूज़ करना है और ना ही आपने एस ई एस का इजाफा करना है किसी किस्म की आपने जो वर्ब होगी। अगर पीछे सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है ना, तो हमें पता है ना प्रेजेंट डेफिनेट में हम क्या करते हैं, आपको पता है ही ड्रिंक्स लिखते हैं, ड्रिंक नहीं करते, ठीक है जी, जब पीछे आपके पास सिंगुलर है। लेकिन जब आपके पास इम्पेरेटिव जो कंजक्टिव आ जाएगा ना, कंजक्टिव जब आपने ऐसी विश कर रहे हैं जो आपकी पूरी ना हो रही हो, उसको आपने क्या करना है, आपने वार लगाना है और एस ई एस का इजाफा भी आपने नहीं करना, ठीक है जी। ये आपके पास रिक्वायरमेंट से सजेशन वगैरह आपने करना, ये होगा जी। ये आगे जी उसके बाद आप आपके पास आगे जी इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव में क्या होता है जी, जो सवालिया फिक्र होते हैं, जो आप उसमें इंक्वायरीज होती हैं, विल इसमें इसकी निशानी क्या होती है, आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट पे जाता है, विल, डज, वेयर, डिड, कैन, ये आप स्टार्ट पे आ जाते हैं। फिर आगे आपने ये आपके पास क्या होती है, इंटरेक्टिव मोड में होते हैं। फिर कंडीशनल मोड में क्या होता है, इफ से स्टार्टर होते हैं, इफ वाले फिक्रे, इफ वाले वो आपके पास होते हैं जी, वो जी कंडीशनल मोड में होते हैं। तो ये आपके पास मोड्स ऑफ वर्ब है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी कर लेंगे। कल इंशाल्लाह ताला मैं इसका अगला आपको टॉपिक करवाएंगे, उसमें आपके पास क्या जी, उसमें हम पढ़ेंगे जी जेरेंड पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव्स पढ़ेंगे, पार्टिसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। और उसके बाद जो टेंस वगैरह हैं, ठीक है, टेंस में क्या कॉमन गलतियाँ होती हैं, ठीक है। टेंस में जी कौन कौन से टेंस में कौन से क्वेश्चन आते हैं और वो उसमें गलतियाँ क्या आपसे पूछने की कोशिश करता है, ठीक है जी। वो आपने कल इंशाल्लाह करेगा तो वो आपका वर्ब वाला कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर एडवर्ब करेंगे, फिर हमने प्रेपोजिशन करनी है, फ्रेजल वर्ब करने हैं, फिर कंजंक्शन करेंगे, फिर इंटरजेक्शन करके तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएंगे। इसके बाद से 2-3 चैप्टर रह जाने हैं, 2-3 टॉपिक आपका रह जाना जी, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, फिर डायरेक्ट इंडायरेक्ट रह जाएंगे, फिर आपकी पंक्चुएशन आ जाएगी, कैपिटलाइजेशन आ जाएगी, ये 3-4 बस करने हैं। उसके बाद आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।